गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो आर यू ऑल रेडी? शुड वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? बताएं। यस एवरीबडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं वेट कर रहा हूं आप लोग की रिप्लाईज का, सो फटाफट बताएं। यस एवरीबडी, ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रियंका। गुड मॉर्निंग खुशबू। ओके। यस तनिषा, गुड मॉर्निंग। फाइन। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और हो सकता है कि आप में से काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आज ही ज्वाइन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग को भी कोई तकलीफ नहीं आएगी, बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। और रही बात जो ऑलरेडी पहले से कंटिन्यू कर चुके हैं, जिन्होंने कुछ और टॉपिक्स पढ़े हैं, तो लास्ट टॉपिक जो आप लोगों ने सेक्शन 9 को देखा था, इनकम डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया, और उसको लेके जो भी डाउट रहे होंगे डेफिनेटली हम एक अलग से एक सेशन करेंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और मैं पूरा रिकॉल और रिवाइज भी करा दूंगा। पर अभी हमें पूरा फोकस करना है, दैट इज आज के एक नए चैप्टर पे, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को लेके। अभी चैप्टर क्या कहता है, इसका क्या मोटिव है और इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, हम उसके ऊपर आता है। यस, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो चैप्टर हमारे सामने है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अब इस चैप्टर को समझने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले आप सबको मैं वापस थोड़ा रिकॉल करा दूं। देखिए हमारे हाथ में जब पैसा आता है, रिसिप्ट्स होती हैं, तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि वो रिसिप्ट इनकम है या नहीं है। एक बार ये कंफर्म हो जाए कि वो रिसिप्ट इनकम है, उसके बाद हमें ये भी देखना होता है कि वो इनकम टैक्सेबल है या नहीं। अब एक बार ये पता चल जाए कि ये रिसिप्ट इनकम है और इनकम टैक्सेबल है, फिर हम इस टैक्सेबल इनकम को कहां पे डालते हैं, हम इस टैक्सेबल इनकम को ले जाते हैं हेड्स की तरफ। इस टैक्सेबल इनकम को हेड्स में जाना होता है। हेड्स यानी मैंने बताया था आपको पहले भी कि अलग अलग घर होते हैं और उन घरों में हम ये इनकम को इंसर्ट करते हैं। फिर उन घर के अंदर जाके उन घर के प्रोविजंस, उन हेड्स, यानी जब भी मैं घर कहूं तो समझ जाना कि हेड्स की बात कर रहा हूं, तो उन हेड्स में जाके उन हेड्स के जो प्रोविजंस है, वो सारे प्रोविजंस उस इनकम के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। और जब वो प्रोविजन उनके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, तो अप्लाई करने के बाद क्या होगा, उसका जो नेट रिजल्ट निकल के आएगा, उस इनकम के ऊपर जो नेट रिजल्ट निकल के आएगा, वो वापस उस इनकम को उस घर के बाहर भेज देगा। उदाहरण के तौर पे हमारे हाथ में 10 लाख रुपए थे, हमने सैलरी हेड में कुछ पैसे डाल दिए, हमने हाउस प्रॉपर्टी में कुछ पैसे डाल दिए, हमने पीजीपी में डाल दिए, यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन में, कैपिटल गेन में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। जब ये पैसे उन हेड्स में जाते हैं, उन हेड्स के प्रोविजंस उसके ऊपर अप्लाई होते हैं, और वापस जब वो इनकम बाहर आती है, तो हो सकता है कि वो फिगर उसके बराबर हो, जितने पैसे गए थे उस हेड में उतने ही हो या उससे और कम हो। अब मान लीजिए यहाँ पे भी हमारे हाथ में रिसिप्ट थी और वो रिसिप्ट को हमने देखा कि उसमें इनकम कितनी है, फिर इनकम के बाद टैक्सेबल इनकम कितनी है। जब फाइनली हम टैक्सेबल इनकम पे पहुंच गए, तो टैक्सेबल इनकम पे पहुंचने के बाद अब हम इस इनकम को लेके जाएंगे हेड्स में। तो हेड्स में जाने के लिए हमने आपको एक बात बताई थी, हर हेड में एक चार्जेबिलिटी सेक्शन होता है, और स्पेशली जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशली ध्यान दीजिएगा। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एक आदमी कई तरह की इनकम अपने लाइफ में अर्न करता है, हर एक इनकम के नेचर अलग अलग होते हैं।
कोई कहाँ से, कोई बिजनेस से कमा रहा है, कोई प्रॉपर्टी बेच के कमा रहा है, कोई शेयर्स बेच के कमा रहा है, कोई मकान को किराए पे दे के कमा रहा है, कोई इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहा है, पता नहीं कितने तरह के अलग अलग सोर्सेज होते हैं। हमारे इनकम टैक्स ने 5 डिफरेंट हेड्स बना दी, कहा कि आप जो भी पैसा कमाते हो उनको इन 5 हेड्स में डिवाइड करना होगा। अब ऐसा नहीं कि जाएगा आपके उस पैसे को उन 5 हेड में इक्वली डिवाइड करना है या उन 5 हेड में बांटना ही पड़ेगा, नहीं। आपने जो पैसा कमाया उसका सोर्स देखा जाएगा कि वो किस सोर्स से कमाया गया, क्या करके कमाया गया, क्या एक्टिविटी की गई थी, और जब आपके हाथ में ये इनकम आई है तो कोई ना कोई तो एक्टिविटी की होगी। जैसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ा के मेरे को ये पैसा मिल रहा है, तो पढ़ा के जब मुझे ये पैसा मिल रहा है तो ये मेरे पैसे का जो नेचर है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी है। क्या मैं इनकम में सैलरी पा रहा हूं? क्या मैं आपको जब पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के बाद जब आप मुझे फीस पे करोगे तो क्या इसको हम सैलरी बोलेंगे, क्या इसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बोलेंगे, या इसको बिजनेस इनकम बोलेंगे, या प्रोफेशनल इनकम बोलेंगे, कैपिटल गेन इनकम बोलेंगे, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोलेंगे। तो अब यहाँ पे एक्टिविटी देख के हमें डिसाइड कर लेना चाहिए, या हमें पता लग जाना चाहिए कि ये इनकम को कमाने के पीछे हमारा मेन सोर्स क्या था, हमारा एक्टिविटी क्या था। अब इनकम टैक्स ने स्पेसिफिकली 5 एक्टिविटीज बहुत, इन्होंने 5 अलग अलग हेड्स बना दिए और कहा कि देखो आपकी इनकम इन 5 में से कोई ना कोई हेड में जरूर आएगी। डेफिनेटली चांसेस है कि कोई ना कोई एक हेड में डेफिनेटली इनकम आनी है, अगर वो इनकम है तो डेफिनेटली आनी ही आनी। तो उन्होंने ऐसे एक सैलरी हेड बना दिया, कहा कि सैलरी इनकम होगी तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा, और एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को काम करने के बदले कुछ पैसा दिया तो उसको सैलरी बोलेंगे, आप उसको सैलरी हेड में लेके जाओ। ठीक उसी तरह से हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में भी कहा गया, जो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। उसी तरह से अगला तीसरा हेड आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस से किया गया कोई काम और उससे मिलने वाला पैसा बिजनेस हेड में जाएगा। प्रोफेशनल एक्टिविटी से आने वाला पैसा भी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में जाएगा। उसी तरह से कोई प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट बेच के जो पैसा आएगा वो कैपिटल गेन हेड में जाएगा। और उसी तरह से लास्ट बचा हुआ सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मतलब अगर जो कोई इनकम इन चारों हेड्स में नहीं आ रहा है तो वो डेफिनेटली वो 5वें हेड में तो आ ही जाएगा। ओके, खैर अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे। देखिए अब आपको यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से समझना है, बहुत ही सीधा सीधा मैं आंसर आपको बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए, इससे आपके लिए बहुत आसान रहेगा हर चीज को समझना। अब मान लीजिए आपका एक घर है और घर के बाहर एक वॉचमैन को बिठा रखा है सिक्योरिटी के लिए, ध्यान रखने के लिए। क्या ध्यान रखना है, उसका काम आपने स्पेसिफाई कर दिया। काम क्या बताया आपने उसको? आपने उसको ये काम बताया चौकीदार को कि देख इस घर में कई सारे लोग आने की कोशिश करेंगे, तुझे उन आदमियों को या उन पर्सन को देखना है कि कौन अंदर आने की कोशिश कर रहा है, और जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है तुझे उसके बारे में पता लगाना है कि वो कौन है, कहां से आया है, क्या है। हम तेरे को एक गाइडलाइन दे रहे हैं और उस गाइडलाइन में या उस क्राइटेरिया में जो भी व्यक्ति फिट बैठेगा, उस गाइडलाइन या क्राइटेरिया में जो भी व्यक्ति फिट बैठेगा उसको तू अंदर आने देना। जो उस क्राइटेरिया को गाइडलाइन को कंप्लीट करता होगा उस आदमी को तू या उस पर्सन को तू अंदर आने दे देना, बाकी किसी को भी अंदर आने मत देना। तो एक सिक्योरिटी गार्ड, एक वॉचमैन अपना काम बेखूबी अच्छे से करता है। उसको पता है कि मेरा काम सिर्फ इतना सा है कि जो भी व्यक्ति इस घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है मुझे उसको सीधा सीधा ये नहीं कहना है नहीं तुम नहीं आ सकते, ये भी नहीं कहना है कि तुम जा सकते हो। मुझे उन व्यक्तियों को उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर मैच करना है कि भैया हाँ देखो तुम इस क्राइटेरिया को मैच करोगे नहीं करो, चेक करने दो, सारे क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, चले भैया अब आप अंदर जाइए। सपोज 10 क्राइटेरिया, 10 में से 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं या एक ही हो रहा है बाकी फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे भैया आप नहीं आ सकते। तो ऐसा एक हेड अपने चौकीदार को समझाता है, यानी एक घर मालिक अपने वॉचमैन को समझाता है कि देख तेरा ये काम है, बस इसके अलावा तेरा और कोई काम नहीं। तो एग्जैक्टली यहां पे भी यही हो रहा है। एक घर बना हुआ है, एक हेड बना हुआ है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाम है, जैसे हर घर के नाम होते हैं ना, वैसे इस घर का भी नाम है। अब यहाँ पे व्यक्ति कोई अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहा है, यहाँ पे इनकम अंदर आने की कोशिश कर रहा है। एक इनकम है वो कहती है कि मुझे इस हेड में जाना है। अब जैसे आपने किसी को मकान किराए पे दिया, ध्यान से सुनना इस बात को, आपने किसी को मकान किराए पे दिया और वहां से आपको 15,000 रुपए की रेंटल इनकम आई, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि ये रेंटल इनकम है, यानी एक हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करने से जो मुझे किराए की इनकम आई है वो है। तो इसको तो मैं हेड नंबर 2 यानी हाउस नंबर 2 जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये तो उसी घर में जाने जैसा है, नाम से मैच हो रहा है तो मैं उसको उस घर में भेज देता हूं। बिल्कुल आपकी इच्छा है, आपका बहुत मन कर रहा है वहां भेजने का, आप जब वहां भेजोगे तो उस घर के बाहर एक वॉचमैन बैठा हुआ है और वॉचमैन को पता है
कि जो भी इस घर में आएगा मैं सीधे सीधा मना भी नहीं करूंगा और हाँ भी नहीं करूंगा। मैं तो इसको कहूंगा कि आपको मैं उस क्राइटेरिया से चेक करूंगा, अगर क्राइटेरिया में सेट हो गया तो मैं अंदर आने दूंगा। तो आपका तो मन कर रहा है कि नहीं इसको तो भेज दो, आपके चाहने चाहने से कुछ नहीं होगा। अब आपकी वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम जिसको आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में ले जाना चाहते हो, आप जाओ वहां पे हाउस प्रॉपर्टी हेड के बाहर एक चौकीदार बैठा होगा, और इस चौकीदार को हम क्या बुलाते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 ये मैं सब लिखवाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे क्या काम हो रहा है, पर ध्यान से सुनेगा। इस वॉचमैन का नाम है सेक्शन 22, और बार बार मैं वॉचमैन अब नहीं बोलूंगा। इस वॉचमैन को हम इनकम टैक्स में किस नाम से बुलाते हैं, इस वॉचमैन को हम बुलाते हैं चार्जेबिलिटी सेक्शन। ये मैं वॉचमैन क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपको ये पता रहे कि हर हेड के बाहर एक चार्जेबिलिटी सेक्शन होता है, और उस चार्जेबिलिटी सेक्शन को हम वॉचमैन इसलिए बुलाते हैं कि जैसा वॉचमैन काम करता है वैसे चार्जेबिलिटी सेक्शन काम करता है। वॉचमैन का काम है कि घर में अंदर प्रवेश करने से पहले उसकी छानबीन कर लो, चेक कर लो सही व्यक्ति है कि नहीं, फिर अंदर आने दो। उसी तरह से चार्जेबिलिटी सेक्शन भी वॉचमैन गिरी तो कर रहा है, वॉचमैन का ही तो काम कर रहा है। वो ये चेक करता है कि मुझे जो गाइडलाइंस और क्राइटेरिया दिखाए गए हैं, मैं उसको चेक करने के बाद हर इनकम को उसके ऊपर चेक करूंगा, और वो जो सही बैठेगा उसी इनकम को मैं इस घर में आने दूंगा, वरना नहीं आने। तो ये वॉचमैन जैसा ही तो काम कर रहा है। तो इस क्राइटेरिया को चेक, सॉरी, ये वॉचमैन की ये ड्यूटी होती है, यहाँ पे चार्जेबिलिटी सेक्शन की ये ड्यूटी। तो यहाँ पे चार्जेबिलिटी सेक्शन, नाम इसका चार्जेबिलिटी सेक्शन, जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम जैसे अभी हम उदाहरण के तौर पे पढ़ रहे हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, वॉचमैन, पर इसका प्रैक्टिकल नाम क्या है, चार्जेबिलिटी सेक्शन। मतलब इनकम टैक्स का सबसे नाम क्या है, चार्जेबिलिटी सेक्शन, और उसका पूरा नाम क्या है, सेक्शन 22 चार्जेबिलिटी सेक्शन। तो सेक्शन 22 चार्जेबिलिटी सेक्शन यानी ये एक वॉचमैन है, किसका, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। और इसका काम क्या है, ये देखना कि कौन सी इनकम इस हेड के अंदर आ सकती है। अब ये अपना काम बेखूबी करेगा। अब सवाल ये है कि आखिर सेक्शन 22 को मकान मालिक ने, यानी वॉचमैन को मकान मालिक ने क्या गाइडलाइंस बताई, क्या क्राइटेरिया बताया, जिसको चेक करने के बाद ये वॉचमैन उस इनकम को अंदर भेजेगा। तो हमें सेक्शन 22 यानी चार्जेबिलिटी सेक्शन को पढ़ना है, ये जानना है कि बता तेरे पास वो क्या गाइडलाइन और क्राइटेरिया है जिसको तू चेक करता है। तो हर हेड के पास ऐसा, हर हेड के बाहर चौकीदार होगा, और हर चौकीदार के पास इस तरह की गाइडलाइंस और क्राइटेरिया होगा। इसका मतलब हमें उस वॉचमैन को पढ़ना है, यानी उस चार्जेबिलिटी सेक्शन को पढ़ना है। और एक बार चार्जेबिलिटी सेक्शन को आपने पढ़ लिया, मतलब आपको ये समझ आ जाएगा कि मकान मालिक ने, जैसे यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मकान मालिक ने क्या गाइडलाइंस बनाई, क्या क्राइटेरिया बनाया जो सेक्शन 22 चेक कर रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप भी आसानी से कोई भी इनकम को उस हेड में भेज सकते हो। क्लियर है यहां तक? सबसे पहले पॉइंट, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, अभी तो मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक घर है जिसमें कोई भी इनकम अंदर आने की कोशिश करेगा, लेकिन उस घर के बाहर एक वॉचमैन बैठा हुआ है। उस वॉचमैन को हम बोलते हैं सेक्शन नंबर 22 चार्जेबिलिटी सेक्शन। और ये वॉचमैन जैसा ही काम करता है, क्योंकि इसका काम है ये देखना कौन सी इनकम इस घर के अंदर एंटर करेगी। और जब वो चेक करता है कि कौन सी इनकम इस घर के अंदर एंटर करेगी, तब उसको एक क्राइटेरिया, कुछ गाइडलाइंस दे रखी है, और उन गाइडलाइंस के बेसिस पे वो उस इनकम को चेक करेगा, जो इस गाइडलाइन और क्राइटेरिया को मैच करेगा उसी इनकम को अंदर आने का मौका मिलेगा। और ये सारा काम कौन करता है, चार्जेबिलिटी सेक्शन। अब सवाल होता है उसके आगे कि ये क्राइटेरियाज क्या है, तो उसके लिए आपको चार्जेबिलिटी सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। चलो चार्जेबिलिटी सेक्शन पढ़ लेंगे और समझ में आ जाएगा कौन सी इनकम को अंदर जाने की परमिशन है। फिर क्या होगा, इनकम उस घर में पहुंच जाएगी, सेक्शन 22 का रोल खत्म। अब जब इनकम उस घर में पहुंच जाती है, उसके बाद सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 25, 26, 27, ये सारे सेक्शंस उस घर के अंदर है, यानी ये सब मकान मालिक है, ये सब ओनर्स हैं। अब ये अपने प्रोविजंस, अपने बनाए हुए प्रोविजन, हर सेक्शन ने अपना एक प्रोविजन बनाया है, एक रूल बनाया है। 23 ने अपना कोई नियम बनाया है, 24 ने अपने कोई नियम बनाया है, 25 ने अपने नियम बनाए, 26 ने भी अपने नियम बनाए, और 27 ने भी अपने नियम बनाए। ये सारे नियम कहां लगेंगे, उस इनकम पे लगेंगे जो उस घर में प्रवेश कर चुका है। अब वो सारे नियम उस इनकम पे लगने के बाद फाइनली एक रिजल्ट निकल के आएगा। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे 5 लाख की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के गेट पे आगे कहा कि सर हमें अंदर आना है, किसको कहा, वॉचमैन को, 22 को। अब 22 कहता है कि सर रुकिए, मुझे चेक करने दीजिए हमारी गाइडलाइंस और क्राइटेरिया के थ्रू कि आप इसके अंदर एलिजिबल है या नहीं। अब वो 5 लाख की इनकम को जब वो क्राइटेरिया गाइडलाइंस वाइज चेक कर रहा है, तो पता चला कि सर
आपके 5 लाख पूरे इस घर में नहीं आ सकते, सिर्फ 3 लाख रुपए ही आ सकते हैं, 2 लाख इस घर में तो नहीं आएंगे। तो 2 लाख तो बाहर हो गया। अब वो 3 लाख जो क्राइटेरिया को मैच कर गया, उस 3 लाख को घर के अंदर खाने की परमिशन मिल गई। अब ये 3 लाख रुपए उस घर के अंदर पहुंच गए। अब जब उस घर के अंदर पहुंच गए, अब उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद अब ये 3 लाख के ऊपर सारे सेक्शन 23, 24, 25, 26, 27 जो घर के मालिक है वो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, अपने प्रोविजंस उस इनकम 3 लाख पे अप्लाई करेंगे। और जब वो 3 लाख के ऊपर वो इनकम अप्लाई होगा तो उसका रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। आपकी इनकम 3 की जगह पे 2.5 हो सकती है, या 3 के 3 रहे, या 3 की जगह पे 2 लाख हो जाए, क्योंकि ये प्रोविजंस कहीं बार आपकी इनकम को डेफिनेटली डिडक्ट मतलब यानी कम करने की कोशिश करता है। बढ़ाने की कोशिश में इसलिए नहीं कहूंगा कि जनरली ऐसे प्रोविजन नहीं है कि जो इनकम को बढ़ा दे, पर हाँ, या तो वही रहेंगे या उससे कम होंगे, कुछ भी हो सकता है। अब वो क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें हमें समझनी होगी उन पर्टिकुलर 23 से 27 को पढ़ने के बाद। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 22 से लेके 27 के सेक्शंस होते हैं। 22 एक चार्जिबिलिटी सेक्शन होता है जिसको हम वॉचमैन के नाम से जानते हैं, वो घर के बाहर होता है। उसका काम होता है चेक करो कि कौन सी इनकम इस हेड के अंदर आएगी, और एक बार वो इनकम उसके अंदर चली जाएगी, फिर 23 से 27 हमें पढ़ने होंगे, जो हमें ये बताएगा कि अब उस इनकम के ऊपर क्या किया जाए, वो प्रोविजन कब और कैसे लगाने हैं उस इनकम के ऊपर, वो हमें सीखने होंगे। एक बार वो प्रोविजन भी सारे लग जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो 3 लाख रुपए की इनकम गई, अब वो फाइनल कितनी रह गई। 3 की 3 है, 2 है, 1.5 है, 1 है, 50 है, नेगेटिव हो गई, क्या हुआ है, ये तो सारे उस प्रोविजन को अप्लाई करने के बाद पता चलेगा। तो अब एक सिंपल सी बात कहूं तो ये क्लियर हो गया कि हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर जस्ट हाउस प्रॉपर्टी हेड में हमारे पास सेक्शन नंबर 22 से लेके 27 तक के सेक्शंस हैं, और ये सेक्शंस हमें पढ़ने होंगे। अब 22 क्या है, 23 क्या है, 24, इसका फ्रेमवर्क क्या कहता है, ये मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ। क्या यहां तक क्लियर है चीजें आपको? यस। तो प्लीज एक बार फटाफट से आप चैट में लिख के बताइए कि क्या जो अब तक मैंने कहा बेसिक जो समझाया है, क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ आपको अभी तक?
ओके फ्रेंड्स, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए सेक्शन नंबर 22 से 27 का हम लोग फ्रेमवर्क बनाने जा रहे हैं। अब आप इस फ्रेमवर्क को थोड़ा ध्यान से समझना, फिर मैं आपको लिखने का मौका भी दूंगा, फिर आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। फिलहाल आप इसको ध्यान से समझना। ओके, आई होप, देखो सबने रिप्लाई तो वैसे भेज दिया है। ओके फाइन, सबको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। और देखिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ न्यू स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आपको भी बहुत अच्छे सारी चीज समझ में आएगी। जो पुराना आपका कुछ भी छूटा है डेफिनेटली वो भी कवर होगा। और अभी बिल्कुल नया चैप्टर इसलिए स्टार्ट किया ताकि यहाँ से फ्रेश स्टार्टिंग वापस आप लोग की फ्रेश चीजें आपको समझ में आए। और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी कोई चीज नहीं हो जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाए। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ बार बार पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, आपको बस इतना बात ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स का एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि इनकम टैक्स कहती है कि जो भी इनकम आपके हाथ में है, यानी स्पेशली जो उसको हम टैक्सेबल इनकम कहते हैं, उस टैक्सेबल इनकम को आपको अलग अलग हेड्स में डालने होंगे। और इनकम टैक्स ने 5 हेड्स ही बना रखे। और 5 हेड्स बनाने का रीजन ये है कि इनकम या तो हेड 1 के नेचर की होगी, या 2 की नेचर की होगी, 3 की, 4 की, या 5। अब ये पांचों नेचर उन्होंने तय कर दिए। और उन्होंने उसमें तय करते वक्त पांचवा हेड ऐसा बनाया कि अगर मान लीजिए आपकी इनकम फर्स्ट कैरेक्टर में नहीं आ रही है, सेकंड में नहीं आ रही, थर्ड में नहीं आ रही, फोर्थ में नहीं आ रही, तो 5 में बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगी। तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके मन में किसी भी तरह की कोई इनकम आ रही है और आपको लगता है सर वो तो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम नहीं है, वो सैलरी से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, कैपिटल असेट से रिलेटेड नहीं है, तो कोई बात नहीं, अदर सोर्सेस जो लास्ट है उसमें आ जाएगा। पर ये आपकी टैक्सेबल इनकम पांचों हेड्स में डालनी जरूरी होती है। और यहां तक बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात जो अभी भी मैं कह रहा था वापस बता दूं, हर घर के बाहर, हर घर मतलब हेड्स, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, मैं घर इसलिए बोलता था कि आपको थोड़ी आसानी हो जाए समझने में। हर घर के बाहर एक चौकीदार होता है, उसी तरह से हर हेड के बाहर एक चार्जेबिलिटी सेक्शन होता है। नॉर्मल लाइफ में हम घर बोलते हैं और चौकीदार बोलते हैं, और इनकम टैक्स लैंग्वेज में हम हेड को क्या बोलेंगे, सॉरी घर को क्या बोलेंगे, हेड्स। और हेड्स के बाहर कौन बैठा है, वॉचमैन की जगह हम चौकीदार की जगह क्या बोलेंगे, चार्जेबिलिटी सेक्शन। ठीक है, उसका भी एक सेक्शन होता है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब चार्जेबिलिटी सेक्शन का एक ही काम है जो वॉचमैन का काम है, देखो किसको अंदर भेजना है और किसको नहीं भेजना है, कौन सी इनकम किस हेड में जाएगी, यही आपको तय करना है। तो ये सारी बातें क्लियर हो जाने के बाद अब मैं आपको 22 से 27 के सेक्शंस आखिर कौन से हैं ये मैं आपको बता दूं। देखिए, तो सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन नंबर 22, और ये आप सब जानते हैं, इसका नाम है चार्जिबिलिटी सेक्शन। अब चार्जेबिलिटी सेक्शन ये है सेक्शन नंबर 22। फिर हम आएंगे सेक्शन नंबर 23 पे, और 23 कहता है कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, आप किसी भी नाम को सीरियसली अभी मत लेना कि सर ये क्या लिख दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब जब हम उस सेक्शन पे पहुंचेंगे आपको अपने आप सारी बातें समझ में आने लग जाएगी। सॉरी, एनुअल वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, और इसके भी अलग अलग क्राइटेरियाज बहुत सारे हैं। सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 आता है इसमें, इसमें सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 आता है, इसमें भी सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 आता है, सेक्शन 23 सब सेक्शन 4, और फिर लास्ट में एक आएगा आपका सेक्शन नंबर 23 सब सेक्शन 5। अब ये क्या है मैं बता दूं, ये कहता है एनुअल वैल्यू, ये सभी एनुअल वैल्यू के लिए ही है क्योंकि एनुअल वैल्यू के नीचे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं उसी के नीचे इसकी ब्रांच बन रही है, तो ये भी क्लियर है कि भाई वो उसी से जुड़ा हुआ होगा। तो ये कहता है एनुअल वैल्यू ऑफ एलओपी। दूसरा कहता है एनुअल वैल्यू ऑफ एसओपी ऑब्लिक एनओपी। थ्री कहता है एक्सेप्शन टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। 24 कहता है एनुअल वैल्यू ऑफ डीएलओपी। और 5 कहता है एक्सेप्शन टू
सेक्शन 23 सबसेक्शन 4। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए कि हाँ भाई आखिर सेक्शंस कैसे कितने कितने बटे हुए हैं। तो 22 चार्जेबिलिटी सेक्शन, 23 कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू बताऊंगा इसके बारे में आपको, और इसके अंदर 5 पार्टीशन है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5। फिर आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 24 की तरफ। अब सेक्शन नंबर 24 में अगेन दो पार्टीशन है। एक कहता है सेक्शन 24 क्लॉज ए और एक कहता है सेक्शन 24 क्लॉज बी। क्लॉज ए कहता है स्टैंडर्ड डिडक्शन और क्लॉज बी कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन उसका डिडक्शन। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है ये भी सब डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे सामने सेक्शन नंबर 25। सेक्शन 25 कहता है नो डिडक्शन अलाउड, आपको कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। नो डिडक्शन अलाउड। और फिर आता है सेक्शन नंबर 25A। 25A, अब 25A क्या कहता है, दैट इज एरियर्स ऑफ रेंट। अब एरियर्स ऑफ रेंट वगैरह क्या है वो भी बताऊंगा मैं आपको। फिर आता है सेक्शन नंबर 26। सेक्शन 26 कहता है यहाँ पे दैट इज को ओनर्स और सेक्शन नंबर 27 लास्ट में आता है और 27 कहता है डीम्ड ओनर्स। अब देखिए मैं ये स्क्रीन पे आपके सामने ये चार्ट रख रहा हूँ, एक बार आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको एक एक करके इसके बारे में समझाता हूँ कि ये आखिर है क्या। आप इसको कॉपी कर लीजिए एक बार। हिमांशु मैंने वापस एक नया यूआरएल भेजा, भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, तो रीसेंड कर देना सबको। हाँ ठीक है सर, करता हूँ। है ना, हाँ। हाँ हाँ सर। भैया, मैं ये बोल रहा था, मैं पहुंच गया, थोड़ा सा सामान रखा, मेहमानों के उतारने लग गए, मेरे को और भी जगह जाना है भाड़े पे, इसलिए आप बोलते हैं। मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। हाँ, उनको और जगह जाना है। ठीक ठीक, मैं बोलता हूँ, हाँ।
हेलो। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए थोड़ा कनेक्शन टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कनेक्शन लॉस हो गया था, तो वापस हमने रिज्वाइन किया है नए लिंक से। आई होप आप सब लोग ने वापस ज्वाइन कर लिया। चलिए अब देखिए मैं आपको बता दूं, सेक्शन 22 से 27 की जब हम बात कर रहे हैं तो सेक्शन 22 आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो बेसिकली हो गया हमारा चार्जेबिलिटी सेक्शन। तो सेक्शन 2 चार्जेबिलिटी सेक्शन हो गया, ठीक है। सबसे पहला अब 23 यहाँ पे आता है कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। देखिए अब ये क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, ब्रीफ ही कर रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में तो जब ये सेक्शन पे पहुंचेंगे तब करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे कहता है सेक्शन 23 जो है कि हम एनुअल वैल्यू को कंप्यूट करेंगे। अब ये एनुअल वैल्यू क्या होती है, ध्यान से सुनो। जब आपने देखा कि हमें एक मकान से इनकम हो रही है, उस इनकम को आपकी इच्छा हुई कि चलो मैं इसको हाउस हेड में लेके जाऊं, लेकिन आपकी इच्छा से तो कुछ होगा नहीं। आप जैसे ही उस घर के बाहर पहुंचे तो वहां पे चार्जेबिलिटी सेक्शन 22 खड़ा हुआ था, चौकीदारी कर रहा था। उसने बोला सर आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, आप अपनी इनकम मुझे दिखाइए, मैं अपने क्राइटेरियाज अपने गाइडलाइंस के थ्रू चेक करूंगा, अगर वो फिट बैठेगा तो मैं अंदर भेज दूंगा। अब उसने अपने क्राइटेरियाज और गाइडलाइंस को चेक किया, सब कुछ परफेक्टली फिट बैठ रहा था, आपकी वो इनकम उस घर के अंदर पहुंच गई। अब जैसे कि मैंने बताया था, एक बार उस घर के अंदर पहुंचने के बाद क्या होगा, उस घर में पहुंचने के बाद उस घर के जो ओनर्स हैं सेक्शन 23 से 27 एक एक करके अपने सारे प्रोविजंस उसके ऊपर लगाएंगे। अब 23 आया और 23 कहता है कि तेरी वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा, एनुअल वैल्यू पूरे साल भर की एक वैल्यू मैं निकालूंगा अपने हिसाब से अपने प्रोविजन के अकॉर्डिंग, और वो कैलकुलेट करके बताऊंगा कि क्या वैल्यू आ रही है। तो उस इनकम के ऊपर अब एनुअल वैल्यू कैलकुलेट की जाने वाली है। अब एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी इनके पास अलग अलग 5 सेक्शंस बने हुए हैं। सब सेक्शन 1 एलओपी। अब आपको ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है कि एलओपी क्या है, एनुअल वैल्यू ऑफ एलओपी, यानी शॉर्ट फॉर्म है ये। इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो लेट आउट प्रॉपर्टी। अब लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होती है ये सब जानने को मिलेगा आपको। अब लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसकी एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे वो 23(1) बताएगा। अगर आपको एनुअल वैल्यू निकालनी एसओपी और एनओपी की, अब एसओपी एनओपी भी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन फुल फॉर्म बता दूं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ऑब्लिक एनओपी का मतलब नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब इनकी एनुअल वैल्यू निकालने का भी अपना एक तरीका है। फिर 23 कहता है सबसेक्शन 3 के कुछ एक्सेप्शंस हैं जो अभी आपने 23(2) पढ़ा उसका, ठीक है। फिर 24(4) कहता है एनुअल वैल्यू ऑफ डीएलओपी, फुल फॉर्म है डीम टू बी लेट आउट। अब ये क्या है, वेट कीजिए थोड़ी देर, कोई बात। फिर 23(5) कहता है जो 23(4) में आपने पढ़ा उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो वो 23(4) में हमें देखने को मिलेगा। अब एक बार एनुअल वैल्यू निकल गई तो उसके बाद 24 आता है। 24 कहता है कि एनुअल वैल्यू निकल गई, अब मैं आपको कुछ डिडक्शंस दूंगा। ये 24 बेसिकली डिडक्शंस के ऊपर है। 24 क्लॉज ए आता है, बोलता है मैं आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दूंगा। 24 बी आपको बोलता है कि मैं इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन दूंगा। अब 25 बोलता है नहीं नहीं, हम आपको कोई डिडक्शन नहीं देंगे। उनकी कुछ शर्त है, अब वो शर्तें क्या है क्या नहीं है, उनकी शर्त को नहीं मानेंगे तो वो हमें डिडक्शन देने से मना कर रहा है। तो 24 तो डिडक्शन देने की बात करता है और 25 डिडक्शन नहीं देने की बात कर रहा है। फिर 25 ए पे आते हैं, वो कहते हैं एरियर्स ऑफ रेंट, पुराना कोई बकाया रेंट बाकी था वो जो अब जाके मिल रहा है तो उसके साथ क्या किया जाएगा, उसको क्या ट्रीट करना होगा, ये आपको 25 ए में पढ़ने को मिलेगा। फिर 26 पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं को ओनर्स। बहुत सारे ओनर्स को ओनर्स के रूप में भी होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी अकेले एक सिंपल ओनर की नहीं होती है, को ओनर्स की भी होती है। अब ये को ओनर्स क्या है उसको समझना होगा। और 27 कहता है डीम्ड ओनर्स। अब डीम्ड ओनर्स मतलब मान लेना कि आप ओनर हैं, मान लेना कि आप ओनर हैं, उसको हम बोलते हैं डीम्ड ओनर्स। ओके, तो ये अलग अलग सेक्शंस हमारे सामने थे। अब आप में से ही किसी ने मुझसे पूछा था, ठीक है मैं नाम भूल रहा हूँ क्योंकि नई लिंक आ गई वापस, कि सर नोशनल इनकम क्या होता है। देखिए जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मैं उनके बारे में नहीं कहता, पर जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनको एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ। देखिए टैक्स और खासतौर पे इनकम टैक्स बहुत ब्रॉड पेपर है, इसका एक तरह से देखा है तो अंत हो ही नहीं सकता, ये पेपर इतना डेप्थ में है। अब जब पहली बार टैक्स पढ़ते हैं, या तो आपने इंटरमीडिएट में पहली बार टैक्स पढ़ रहे हो, या आप जब ग्रेजुएशन करते हो बीकॉम, और बीकॉम भी फर्स्ट टाइम में तो जनरली टैक्स नहीं आती, सेकंड से टैक्स शुरू होती है, तो आपने तब टैक्स पहली बार पढ़ी होगी। उसके पहले तो आप ये वर्ड सुनते थे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या होती है इनकम टैक्स, ये तो आपको ग्रेजुएशन में या इंटरमीडिएट में पहली बार पढ़ने को मिलती है। तो ये बहुत नॉर्मल है कि जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में नई चीज पढ़ते हैं स्पेशली, तो कई सारे सवाल हमारे दिमाग में पनपने लग जाता है कि ये क्या है वो क्या है। फाइन, ये सवाल आना बहुत बहुत नॉर्मल है कि जब हम नई चीज पढ़ते हैं तो डेफिनेटली सवाल आएंगे हमारे दिमाग में, और उन सवालों का जब जवाब मिलेगा तो ही तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, खास तौर पे जब मैं टैक्स के पेपर की बात करता हूँ,
बिल्कुल आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है? आपने जैसे पूछा, सपोज एक स्टूडेंट पूछ रहा है मुझसे कि सर कितना टैक्स लगेगा अगर मैं 15,000 की रेंटल इनकम कमाता हूं तो देखिए सवाल आना नेचुरल है, लेकिन सवाल का जवाब देने का एक सही समय होता है। जब मैं आपको इनकम कैलकुलेट करना सिखा चुका हूं, जब खत्म कर चुका हूं कि हाँ अब आपको पता है कि इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि उस इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और टैक्स कैलकुलेट करने भी आ गया, उसके बाद अगर आप मुझसे पूछो कि सर 15,000 की इनकम पे कैसे टैक्स निकालना है, तो मेरे को लगता है वो शायद सवाल रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपको खुद को पता चल चुका होगा कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर भी सवाल होगा तो मेरे लिए बताना आसान होगा, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूँ कि भाई टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे हम वो नहीं बता पाएंगे ना। तो ठीक उसी तरह से अब जब हम इनकम की बात करते हैं, देखिए अब इनकम में आपने पूछा है सर नोशनल इनकम क्या होती है। मैं आपके सवाल का, ये सवाल का आंसर 2 मिनट का है, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन आपके जो भी सवाल है आप पूछिए, उसका जवाब कब देना है कैसे देना है ये मैं डिसाइड करूंगा। तो अगर किसी सवाल के जवाब के लिए मैंने अगर ये कह दिया कि अभी नहीं मैं बाद में डिस्कस करूंगा इसके बारे में, तो ये मत समझना कि सर टाल रहा, नहीं। रीजन वो नहीं होता। रीजन होता है कि उसका एक परफेक्ट टाइम आएगा तो उसका सवाल का जवाब देना सही बैठता है। अब वो टाइम कब आएगा ये मेरे को पता है, और वो सवाल अगर मैं उस समय भूल चुका हूं तो आप मुझे दोबारा याद दिला देना कि सर अब हमें लगता है कि इस सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए, तो आप मुझे दोबारा उस समय पूछ सकते हैं। आप हर अपने सवाल को नोट डाउन करते रहिए। अब सवाल जो आपने पूछा है नोशनल इनकम क्या होती है। नोशनल इनकम का मतलब, जैसे नोशनल इनकम के बारे में हमें यहाँ पे भी पढ़ने को मिलेगा जब हम डीएलओपी पढ़ेंगे, डीम टू बी लेट आउट। पर खैर मैं, आपने अभी पूछा, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। नोशनल इनकम का मतलब होता है दैट इज काल्पनिक इनकम, जो इनकम हुई ही नहीं है, हम कल्पना कर रहे हैं कि अगर ये इनकम होती। जैसे कॉस्टिंग में अगर आपने पढ़ना शुरू किया और कॉस्टिंग अगर पढ़ी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कल्पना करते कि यहां से नहीं अगर वहां हमें ये मिलता तो कितना मिलता। तो नोशनल भी एक तरह से काल्पनिक इनकम है जो एक्चुअली नहीं है, जो हकीकत में आपने अर्न नहीं करी है, वो नोशनल है। जैसे आपका मकान एक खाली पड़ा हुआ है पिछले 5 महीने से, और अगर मैं काल्पनिक इनकम पकड़ू तो अगर मैं इसको रेंट पे देता तो 10,000 रुपये पर मंथ मिलता, तो 5 महीने में 50,000 रुपये मिल जाता, मिलता ना। तो बस इसी तरह से ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि भाई काल्पनिक इनकम क्या है, तो ये खैर जब आएंगे तब पड़ेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये काल्पनिक इनकम है और कुछ भी नहीं, नोशनल में। आई होप जिसका सवाल था ये क्लियर हो चुका होगा। यस, क्लियर है ये चीज। किसका सवाल था ये, जरा वापस रिप्लाई करके बता दीजिए। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज सेक्शन नंबर 22। चार्जेबिलिटी सेक्शन को ध्यान से देखते हैं कि वो है क्या। ओके, संगीता पटेल का क्वेश्चन था, क्लियर हो गया, फाइन। अब देखिए सेक्शन नंबर 22, चार्जेबिलिटी सेक्शन। अब ये जो चार्जेबिलिटी सेक्शन है ये क्या कहता है। अब चार्जेबिलिटी सेक्शन कहता है कि आपके हाथ में अगर जो इनकम है, अगर उस इनकम को एंटर करवाना है, कहाँ एंटर करवाना है,
तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चार्जेबिलिटी सेक्शन की कंडीशंस पे हम लोग आएंगे। तो चार्जेबिलिटी सेक्शन में यहाँ पे साफ है कि अगर इनकम एंटर करना चाहती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो उनको कंडीशंस चेक करनी है 22 की। अगर वो फुलफिल हो जाएगी तो अंदर हेड में एंटर करेंगे, फुलफिल नहीं होगी तो अंदर हेड में एंटर नहीं कर सकते। अब वो कंडीशंस क्या है, तो जरा ध्यान से देखिएगा इस कंडीशन पे। सबसे पहली कंडीशन, वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी। अब देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी, इसका क्या मतलब है? ओके वरदान, देखो वापस एक्सप्लेन, वही मैंने कुछ नया नहीं सिखाया, मैं अब वही बात बता रहा हूँ। अब सेक्शन 22 के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। 22 चार्जेबिलिटी सेक्शन में पता है कि उसका एक ही काम है कि कौन सी इनकम को अंदर भेजना है। अब वो कैसे काम करता है उसको समझना। हमारे हाथ में इनकम है, हम हाउस प्रॉपर्टी हेड में एंटर करना चाह रहे हैं, तो इस जगह पे मैं कहूंगा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे कौन बैठा हुआ है? 22 बैठा हुआ है। यहाँ पे जब 22 बैठा हुआ है, 22 बोलता है कि चेक करूंगा कंडीशन। अब मेरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम आपको 22 हेड में एंटर करने देंगे। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो हम आपको हेड में अंदर एंटर करने नहीं देंगे। अब वो कंडीशन क्या है जो 22 चेक कर रहा है, हम उस पर आते हैं। तो 22 कहता है हमारी कंडीशंस जो है, हमारी कंडीशंस ये है। पहली कंडीशन जो वो बता रहा है, वो बता रहा है कि देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी। अब ये हाउस प्रॉपर्टी को समझना बहुत जरूरी है। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? लैंड प्लस बिल्डिंग, लैंड प्लस बिल्डिंग। अब लैंड प्लस बिल्डिंग, अब देखिए सिर्फ लैंड हाउस प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। और सिर्फ बिल्डिंग लैंड है तो वो डेफिनेटली लैंड प्लस बिल्डिंग हो गया और वो हाउस प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन सिर्फ लैंड हो सकता है, सिर्फ लैंड हो सकता है, लेकिन सिर्फ लैंड को हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहा जाएगा। एक बहुत बड़ा लैंड है, सपोज 25,000 स्क्वायर फीट का एक लैंड है, उसमें 100 स्क्वायर फीट का एक कमरा बना हुआ है। पर कमरा तो बना हुआ है, तो वो कमरे को हम क्या बोलेंगे? हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि वो कमरा है, वो बिल्डिंग है और उसके नीचे लैंड है। खैर उस पर भी आएंगे कि बिल्डिंग का मतलब क्या और लैंड का मतलब। लैंड आप सब समझते हैं कि एक जमीन, अब वो जमीन कैसी भी हो, एक जमीन है, अब उसके ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्डिंग का मतलब होता है सुपर स्ट्रक्चर। अब सुपर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। सुपर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा। अब ये मतलब बेसिकली हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि रूफ होना चाहिए। अब वो सीमेंटेड हो कैसे भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक सुपर स्ट्रक्चर होना चाहिए जमीन के ऊपर। अब वो आप छत बना दो, छत मतलब रूफ, रूफ होगा तो उसको हम बिल्डिंग का नाम ले सकते हैं डेफिनेटली। तो लैंड प्लस बिल्डिंग इज इक्वल टू हाउस प्रॉपर्टी। अब इसके बारे में आप जब प्रोफेशनल लेवल पे आएंगे, फाइनल लेवल पे आएंगे, तो और बहुत डिटेल में सीखने को मिलेगा। पर अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जमीन प्लस बिल्डिंग इज इक्वल टू हाउस प्रॉपर्टी। तो जहां आपको जमीन दिखाई दे रही है और उसके ऊपर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है तो वो हाउस प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए आपके पापा ने एक प्लॉट खरीदा और जब तक प्लॉट था वो सिर्फ लैंड था, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आ रहा था। लेकिन बाउंड्री बना दी तब भी वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक लैंड है, वहां पे कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई सुपर स्ट्रक्चर रूफ जैसा नहीं बना हुआ है। उसके बाद पापा ने उसके ऊपर घर बनाना शुरू किया। अब जब घर बन गया तो वो एक बिल्डिंग बन चुका है। और बिल्डिंग किसके ऊपर बनी है? लैंड के ऊपर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? लैंड प्लस बिल्डिंग इज इक्वल टू हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी बोलने के लिए ये दो एलिमेंट होने बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं और जो लैंड है, इस दोनों को मिला के हाउस प्रॉपर्टी तो बोल देंगे। अब हाउस प्रॉपर्टी एक बार क्लियर हो जाए कि हाँ ये हाउस प्रॉपर्टी है, उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। अब आगे बढ़ने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो हाउस प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं उसमें सेकंड कंडीशन क्या कहता है। सेकंड कंडीशन वो कह रहा है कि असेसी इज द ओनर, इज द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। असेसी, ये मैं इसको मार्क कर देता हूं, असेसी ओनर है हाउस प्रॉपर्टी का। अब ओनर दो टाइप के होते हैं, या यूं कह दूं मैं, यहाँ पे इनकम टैक्स में तीन टाइप के ओनर हम बता सकते हैं। एक तो है एक्चुअल ओनर, जो हकीकत में ओनर होता है, एक्चुअल ओनर, ठीक है। एक होता है को ओनर, सॉरी, डीम्ड ओनर, डीम्ड ओनर, और एक होता है डिस्प्यूटेड ओनर।
ठीक है, और एक्चुअल ओनर और एक जो है उसमें मैं दो पार्ट बना देता हूं, दैट इज सिंगल ओनर और जॉइंट ओनर। अब जरा इस बात पे ध्यान से समझना। तो फर्स्ट पॉइंट अगर आप सबको क्लियर हो गया, हाउस प्रॉपर्टी मींस व्हाट, लैंड प्लस बिल्डिंग। और लैंड प्लस बिल्डिंग कैसे समझना है, सिंपल, लैंड होनी चाहिए और उसके ऊपर बिल्डिंग है। बिल्डिंग का मतलब तब जब उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, और सुपर स्ट्रक्चर का मतलब मेरे यहाँ पे कहने का मतलब है रूफ। सिर्फ दीवारें खड़ी कर देना से या कोलम्स खड़े कर देने से वो बिल्डिंग नहीं कहलाएगी। जब कोलम खड़े होने के बाद जब छत उसके ऊपर आ जाती है तो वो बिल्डिंग कहलाती है। ठीक है, तो सुपर स्ट्रक्चर यानी एक तरह से पूरा पक्का स्ट्रक्चर बन चुका है, उसके ऊपर रूफ आ चुकी है, छत आ चुकी है, तो वो बिल्डिंग का नाम लिया जाएगा, उसको अदरवाइज बिल्डिंग नहीं बोलेंगे। तो लैंड प्लस बिल्डिंग हो गया, मतलब पहली शर्त तो पूरी हो गई है। अब दूसरी शर्त वो कहता है असेसी ओनर होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी। असेसी ओनर होना चाहिए। ओनर में मैंने यहाँ पे तीन बातें बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको, कि एक्चुअल ओनर, डीम्ड ओनर और डिस्प्यूटेड ओनर। अब ये एक्चुअल ओनर कौन होता है और डीम्ड ओनर कौन होता है और डिस्प्यूटेड ओनर कौन होता है उस पर भी आएंगे। लेकिन मैं बता दूं, एक्चुअल ओनर में भी जब हम बात करते हैं तो दो तरह के ओनर हम बात करेंगे, एक सिंगल और एक जॉइंट ओनर। ये जो जॉइंट ओनर है इसके बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा सेक्शन 26 में, और डीम्ड ओनर है उसके बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा 27 में। आप देख सकते हैं अपने फ्रेमवर्क के अंदर, देखिए यहाँ पे फ्रेमवर्क में जब हमने बनाया था सेक्शन 26 को ओनर्स और 27 डीम्ड ओनर्स, तो ये दो सेक्शन भी हम चार्जेबिलिटी सेक्शन के साथ कंप्लीट कर लेंगे। हमें को ओनर्स यानी जॉइंट ओनर्स के बारे में समझ में आ जाएगा और हमें 27 में डीम्ड ओनर के बारे में भी समझ में आ जाएगा। अब ये ओनर क्या है उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, तो पहले मुझे ये बताइए, कंडीशन नंबर 1, देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी, ये क्लियर हो चुका है आप लोगों को? बताएं, इस पॉइंट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी, क्लियर हो चुका है क्या? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके फाइन, तो सभी को ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है असेसी इज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। चलिए, अब असेसी इज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे मालिक होना जरूरी है। अब मालिक भी जब बात करते हैं तो तीन तरह के हमें यहाँ मालिक दिखते हैं। एक हकीकत में ओनर है, मतलब रियल ओनर भी बोल सकते हैं इसको, एक्चुअल मतलब रियल वास्तविक ओनर ये बंदा है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, खरीदने के बाद उसकी रजिस्ट्री करा दी, और भी प्रोसीजर होता है उसका म्यूटेशन कराना, सब वो आपने सब करा दिया, प्रॉपर्टी पक्के नाम से आपके नाम पे हो चुकी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होता है, ये जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं ये हो सकता है आपने सिंगली अपने नाम पे खरीदी हो, मतलब सिंगल ओनर है। तो जब सिंगल ओनरशिप होती है सिंगल ओनरशिप, तो उसको हम सिंगल ओनर कहते हैं। लेकिन जब प्रॉपर्टी की जब ओनरशिप बन रही थी, एग्रीमेंट बन रहा था, तब जॉइंट ओनर्स बन गए, मतलब एक से ज्यादा ओनर बन गए, तो उसको हम कहते हैं को ओनर्स। क्या कहते हैं? को ओनर्स। तो अब यहाँ पे 26 के अंदर एक बात आपको समझनी है, को ओनर्स कौन होता है? जब कोई प्रॉपर्टी के मल्टीपल ओनर होते हैं, यानी दो या दो से अधिक, कम से कम दो या दो से अधिक, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? को ओनरशिप या को ओनर प्रॉपर्टी। इतनी सिंपल सी बात है, दैट इज मल्टीपल ओनर। मल्टीपल ओनर। अब क्या हुआ, को ओनर भी हो सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जैसे आपके फादर ने जब प्रॉपर्टी खरीदी, एक फ्लैट खरीदा या एक जमीन खरीदी और उसके ऊपर मकान बनाया, तो ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो आपके पापा ने आपके खुद पापा के नाम पे और अपनी मदर के नाम, मतलब उनकी वाइफ के नाम पे, यानी आपकी मम्मी पापा के ज्वाइंट नेम से एक प्रॉपर्टी बनी है, तो ये क्या हो गया? को ओनरशिप। ऐसा हो सकता है दो भाई मिलके अपनी एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो ये भी को ओनरशिप है। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी पे मल्टीपल ओनर होते हैं, दो मल्टीपल ओनर मतलब दो या दो से अधिक, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? को ओनरशिप। ये तो 26 का पहला नियम। 26 का दूसरा नियम,
जो है वो मैं आपको बाद में फिर रिपीट कराऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूं एक बार के लिए। वो ये कहता है कि जो तमाम बेनिफिट्स जो हाउस प्रॉपर्टी हेड में एक सिंगल ओनर को मिलते हैं वो हर को ओनर को मिलेगा। ध्यान से सुनना, वापस मैं कह रहा हूं, सेकंड पॉइंट का अभी यहाँ पे कोई रिलेवेंट यूज नहीं है, उसका यूज बाद में आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं क्योंकि सेक्शन 26 इस तरह से दो ही पॉइंट और दोनों पॉइंट अगर मैं पढ़ा दूंगा तो खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो जाएगा। पहला कि मल्टीपल ओनर जब होते हैं तो उसको हम को ओनरशिप प्रॉपर्टी कहते हैं, और दूसरा कहता है कि मल्टीपल ओनर को वो तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक सिंगल ओनर को मिलते हैं। अगर एक प्रॉपर्टी में आप सिंगल ओनर हैं और आपको इस हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो भी बेनिफिट मिलेगा वही बेनिफिट को ओनर्स को भी मिलेगा, मतलब उन दोनों ओनर्स को मिलेगा वो बेनिफिट, दोनों ओनर्स को मिलेगा वो बेनिफिट। ठीक है, ये हुआ 26 के बारे में। अब सेक्शन 27 डीम्ड ओनर्स। डीम्ड ओनर का मतलब होता है मान लेना कि आप इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हैं, आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि हमारी आंखों में, हमारी नजरों में आप ओनर हैं और आप अपने आप को ओनर मानेंगे। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे? सपोज फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ के नाम पे एक मकान है, मेरी वाइफ के नाम पे एक मकान है और वो मकान मेरी वाइफ के नाम पे है, तो वाइफ उसकी ओनर है, वो सिंगल ओनर है, वो एक्चुअल ओनर है, लेकिन इनकम टैक्स ने मुझे बोला कि नहीं साहब, हमारी नजरों में, मतलब इनकम टैक्स की नजरों में, इनकम टैक्स की नजरों में कौन ओनर है? बोले विशाल आप ओनर है। जब इनकम टैक्स ने इतनी बड़ी बात मुझे बोल दी तो मुझे इनकम टैक्स की बात माननी पड़ेगी, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि इनकम टैक्स ने सेक्शन 27 में जो पॉइंट लिखे हैं वो मेरे पे लागू होते हैं, तो मुझे बात माननी पड़ेगी, मैं कुछ भी बहस नहीं कर सकता। अब इनकम टैक्स ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे डेफिनेटली लॉजिक होता है, लॉजिक तो होगा ही होगा, लेकिन वो बात हमें समझनी होगी। तो जब भी कभी इनकम टैक्स ये बातें बोलेगा, जैसे यहाँ पे डीम्ड ओनरशिप की बात बोल रहा है कि हम तो आपको ओनर मानेंगे, लीगली ओनर आपकी वाइफ होगी, होने दो, पर हमारी नजरों में, हमारी आंखों में विशाल आप ओनर है, तो फिर वो हाउस प्रॉपर्टी की ओनर वाइफ नहीं, मैं माना जाऊंगा इनकम टैक्स में, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में पेपर वाइज कोई भी पेपर देखेगा, कोई भी वकील पेपर देखेगा, वो बोलेगा ये वाइफ की ओनरशिप, इस मकान की जो ओनरशिप है वो तो विशाल आपकी वाइफ की है, हाँ तक ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स में जब भी हम ध्यान देंगे तो हम बोलेंगे इस मकान की ओनरशिप वाइफ के नाम पे है, लेकिन विशाल आपको ओनर मान लिया जाएगा। तो ये होता है कंसेप्ट डीम्ड ओनरशिप। तो आखिर ऐसे कितने केसेस हैं जहां पे इनकम टैक्स ने ऐसा मान लिया कि आप ओनर हैं? तो ऐसे हमारे पास तकरीबन 5 से 6 केसेस हैं, वो हमें एक एक करके देखने होंगे। लेकिन फिलहाल इस पॉइंट को मैं अभी थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखूंगा, मैं आपको एक एक तो एग्जांपल अभी दे देता हूं, लेकिन इसको मैं पेंडिंग रखूंगा, और सिर्फ इसलिए पेंडिंग रखूंगा क्योंकि पहला मेरा फोकस क्या है, सेक्शन 22 समझाना। अब 26 तो छोटा सा 2 पॉइंट तो मैंने आपको बोल दिया हाथों हाथ, लेकिन 27 समझाने में क्या होगा, अगर मैं सारे 507 पॉइंट समझाने बैठूंगा तो हम कहीं ना कहीं इस टॉपिक से थोड़े से भटक जाएंगे। मेरा पूरा फोकस अभी क्या है, 22 एक बार क्लियर हो जाए, एक बार 22 चार्जेस सेक्शन कंप्लीट समझ में आ जाए, फिर मैं वापस 27 पे आ जाऊंगा डीम्ड ओनरशिप को लेके, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा सेपरेट टॉपिक है। अभी सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ डीम्ड ओनरशिप भी होगा तो चलेगा। जैसे एक हाउस प्रॉपर्टी है, मैं उसका एक्चुअल ओनर नहीं हूं, लेकिन इनकम टैक्स ने मुझे उसको डीम्ड ओनर मान लिया, तो मैं ये कहूंगा कि हाँ मेरी ओनरशिप है, क्योंकि सेकंड पॉइंट क्या कहता है, असेसी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब मैं उस मकान का, जिसके अभी मैं उदाहरण दे रहा था कि वो मेरी वाइफ के नाम पे, मैं ओनर नहीं था, तो मैं अगर पहली और मेरे हाथ में कोई इनकम आई है और जब मैं हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाना चाहता हूं, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड के बाहर 22 बैठा है, वो मुझे कह रहा है कि विशाल आप इस इनकम को इस हेड में लेके तभी जाओगे जब आप ये शर्तें पूरी करोगे। तो मैंने कहा बताओ शर्तें क्या है? उसने बोला पहली शर्त कि आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने कहा हाँ लैंड प्लस बिल्डिंग हो रहा है, ये हाउस प्रॉपर्टी है। फिर सेकंड शर्त बोला कि आप ओनर हो, तो मैं क्या बोलूंगा एक पल के लिए, मैं एक्चुअल ओनर तो नहीं हूं, मैं को ओनर भी नहीं हूं, पर मैं डीम्ड ओनर में आ रहा हूं। तो आप किसी भी ओनर में आ जाओ चलेगा, आप एक्चुअल ओनर में आओ तो भी चलेगा, डीम्ड ओनर में आओगे तो भी चलेगा, डिस्प्यूटेड ओनर में आओगे तो भी चलेगा। अब डीम्ड ओनर में मैं आ गया तो मैं ओनर माना जा रहा हूँ, तो सेकंड शर्त भी पूरी हो गई। ठीक है, अब ये डीम्ड ओनर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अब आते हैं ये डिस्प्यूटेड ओनर क्या होता है। डिस्प्यूटेड ओनर का मतलब होता है कि जब टाइटल में प्रॉब्लम है, एक प्रॉपर्टी है जिसमें दो ओनर, दो अलग अलग लोग फाइट कर रहे हैं कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, एक बोलता है ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो जब एक प्रॉपर्टी के ओनरशिप को लेके डिस्प्यूट है, तो मैं यहां लिख देता हूं, इफ देर इज डिस्प्यूट regarding ownership of property,
ownership of property. If there is a dispute regarding ownership of property between two person, then such property is called disputed ownership. Disputed ownership. अब समझना इसमें क्या होगा। अब विशाल और मान लीजिए महेश, ये दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। मैं बोलता हूं नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, महेश बोलता है नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है। अब उस प्रॉपर्टी के ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट है बिटवीन टू पर्सन, दो या दो से अधिक भी हो सकता है। तो जब एक प्रॉपर्टी को लेके एक से अधिक लोग बोलते हैं कि मेरी है, तो वो डिस्प्यूटेड ओनरशिप हो गई। अब इनकम टैक्स बोलता है देखो आपका डिस्प्यूट आप जानो, आपका काम जानो। विशाल तू तेरी जगह पे सही है, महेश तू तेरी जगह पे सही होगा, और रमेश अगर हो रहा होगा, रमेश भी क्लेम करते हैं मेरी प्रॉपर्टी, तो रमेश तू भी तेरी जगह पे सही होगा। इनकम टैक्स बोलता है हम इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते। मकान का पोजीशन, उस प्रॉपर्टी का पोजीशन किसके पास है? तो मैंने कहा महेश के पास है। तो प्रॉपर्टी का पोजीशन अगर महेश के पास है और महेश बोलता है मेरी ओनरशिप है, विशाल बोलता है मेरी ओनरशिप है, रमेश बोलता है मेरी ओनरशिप है, मतलब ये तो साफ हो गया तीनों लोग अपनी ओनरशिप क्लेम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड ओनरशिप है और लड़ाई हो रही है कि नहीं मेरी है नहीं मेरी है, तो डिस्प्यूट ओनरशिप हो गई। लेकिन पोजीशन किसके पास है? महेश के पास। तो महेश तू ओनर इस प्रॉपर्टी का, तो वो डिस्प्यूट होने के बाद भी महेश एज अ ओनर कंसिडर किया जाएगा। तो यहां पे हम कहेंगे द पर्सन who hold the possession of property is considered as owner. उनको एज अ ओनर की तरह कंसिडर किया जाएगा। जिसके पास पोजेशन होगा प्रॉपर्टी का, पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कंसिडर एज अ ओनर। तो हु होल्ड द पोजेशन, अब पोजेशन किसके पास है ये देखना होगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? किसी तरह का कोई डाउट? तो देखिए हमारा पहला एक्चुअल ओनर, डीम्ड ओनर और डिस्प्यूटेड ओनर। अब डीम्ड ओनर मैंने कहा मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, एक उदाहरण, ताकि आपको थोड़ा सा डीम्ड ओनर का और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक पापा ने अपने बच्चे के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदी। अब देखिए बच्चा 10 साल का है, अब वो तो क्या कमाता होगा? कुछ भी नहीं कमा रहा है, उसके पास कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है। तो पापा ने प्रॉपर्टी खरीदी, बोली कि ये मेरे नाम पे नहीं, मेरी वाइफ के नाम पे नहीं, मैं मेरे बच्चे के नाम पे खरीदता हूं। तो बच्चे के नाम पे एक प्रॉपर्टी खरीदी। अब वो बच्चे के नाम पे जो प्रॉपर्टी खरीदी है, तो अब लीगल ओनर बच्चा है, लेकिन इनकम टैक्स क्या बोलता है? इनकम टैक्स बोलता है कि नहीं हम उस बच्चे को ओनर नहीं मानेंगे, उस बच्चे के फादर को, पेरेंट्स को, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी हम उसको ओनर मानेंगे। क्योंकि इनकम टैक्स कहना है कि बच्चे ने अपने पैसों से, अपने दम पे, अपने बलबूते पे तो खरीदा नहीं है, उसके फादर ने अपने लिए, बच्चे के लिए खरीदा, तो ये प्रॉपर्टी का ओनर फादर ही होगा। रियल प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चे का नाम आ रहा है उस प्रॉपर्टी में चलेगा, लेकिन इनकम टैक्स नजर में फादर माना जाएगा। तो फिर ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे जब हम 27 को सेपरेटली पढ़ेंगे। तो डीम्ड ओनरशिप भी होती, तो यहाँ पे मुझे ओनर मान लिया गया है, ठीक है, तो वाली चीज थी। तो हमारा पहला पॉइंट हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है वो क्लियर हुआ, और असेसी इज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, ये भी जरूरी होता है, ये भी हमने देखा। बताइए सेकंड पॉइंट में कोई डाउट? असेसी इज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, इसमें किसी तरह का कोई डाउट है तो बताइए, फिर हम थर्ड कंडीशन पे आते हैं। तो सेकंड कंडीशन में कोई डाउट? एक्चुअल, डीम्ड और आपका डिस्प्यूट ओनरशिप, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो मैं थर्ड कंडीशन पे मूव करता हूं। तो प्लीज रिप्लाई, बताएं। मैं इसको कॉपी करने का मौका दूंगा, ठीक है ना, जब सारी कंडीशंस हो जाएंगी उसके बाद एक बार आप मुझे बताएं कि क्या इसमें कुछ डाउट है सेकंड पॉइंट में किसी को? ओके दिव्या, खुशबू, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके अर्णव,
ओके निशांत, प्रियंका, तनिषा, रिया, बताएं। यस वर्धन। ओके, डिस्प्यूट ओनर में डाउट है। देखिए वर्धन, वापस समझाता हूं, ध्यान से समझना। आपने भी कई बार सुना होगा कि कई बार एक प्रॉपर्टी को लेके मल्टीपल पर्सन क्लेम करते हैं कि ये मेरी है, ये मेरी है। तो जब एक प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लेके जब दो या दो से अधिक लोग क्लेम करते हैं कि सर देखो मेरे पास भी डॉक्यूमेंट है, मेरे पास भी पेपर है, ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, तो अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को लेके दो या दो से अधिक लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ये बात साफ हो गई कि ये प्रॉपर्टी किसी एक की तो नहीं है, कोई तो डिस्प्यूट है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्यूटेड ओनरशिप प्रॉपर्टी। ठीक है, अब डिस्प्यूटेड ओनरशिप प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट है, क्लियर नहीं हो रहा है कौन ओनर है, तो इनकम टैक्स ने बोला हमारे लिए आपकी लड़ाई कोई मतलब नहीं, आप लड़ो, ठीक है, डिस्प्यूट होगा, लेकिन हम डिस्प्यूट ओनरशिप में एक सॉल्यूशन ये निकालते हैं कि अभी फिलहाल कब्जा किसके पास, उस डिस्प्यूटेड ओनरशिप का कब्जा जिसके पास होगा उसी को ओनर माना जाएगा। जैसे एक मकान है, इसको लेके तीन लोग आपस में बहस कर रहे हैं कि मेरा मकान है, मेरा मकान है, मेरा मकान है, तो ऐसे केस में विशाल, रमेश, महेश तीनों बहस कर रहे हैं कि मेरा मकान है, देखो मेरे पास भी पेपर है, महेश बोलता है मेरे पास भी है, रमेश बोलता है मेरे पास भी मकान है के पेपर है, देखो अब किसका पेपर सही है, किसका गलत है, कौन रियल में ओनर होगा, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। जब ये लोग कोर्ट में जाएंगे लड़ने के लिए कि हमारी ओनरशिप क्लियर करो, और तब तक अगर मान लीजिए उस पर कोई इनकम आ रही है, जो भी आ रहा है, तो अब इनकम टैक्स में कुछ तो क्लियर करना पड़ेगा ना कि उस पर टैक्स कौन देगा। अब महेश के पास कब्जा है मकान का, तो ओनर तो विशाल भी है, ओनर तो महेश भी है, और ओनर तो रमेश भी है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। तो इनकम टैक्स बोलता है कि हम किसी एक को तो ओनर मानना ही पड़ेगा। तो इनकम टैक्स ने बोला देखो डिस्प्यूट ओनरशिप में हमारे लिए ओनर वो होता है जिसके हाथ में मकान का कब्जा है। अब जिसके हाथ में हाउस प्रॉपर्टी का कब्जा है, पोजेशन जिसको बोलते हैं, पोजेशन किसके पास है, जिसके हाथ में पोजेशन है वो ओनर माना जाएगा हाल फिलहाल। ठीक है, ओके वर्धन, आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको भी। यस वर्धन, जवाब नहीं आया आपका, क्या क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं थर्ड कंडीशन पे, अगर है तो बताओ वापस, अगर कोई और डाउट है आपके माइंड में। ओके वर्धन। अब देखिए थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या कहता है सेक्शन 22 का, वो कहता है कि सच हाउस प्रॉपर्टी should not be used, should not be used by assessee for his own business and profession। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी, ये हाउस प्रॉपर्टी जो है शुड नॉट बी यूज बाय एसएससी फॉर हिज ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब देखिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे तक बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। अब ये थर्ड पॉइंट कहता है कि देखो अब जो एसएससी, जैसे मैं आपको एक पूरा एक वर्चुअल एक एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूँ। विशाल के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, विशाल उस हाउस प्रॉपर्टी से 15,000 रुपए कमाता है। विशाल को लगता है कि ये 15,000 रुपए मेरे हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाने चाहिए। विशाल ये 15,000 रुपए को हाउस प्रॉपर्टी हेड के पास लेके जाता है कि मुझे इस पैसे को इस घर के अंदर एंटर करवाना। उस हाउस प्रॉपर्टी के घर के बाहर सेक्शन 22 बैठा हुआ है। 22 कहता है कि विशाल ये पैसे 15,000 रुपए मैं इस हेड में एंटर तभी करवाऊंगा जब आप मेरी कंडीशन फुलफिल करेंगे। तो विशाल ने पूछा कि तेरी कितनी कंडीशन है? बोलते 3 कंडीशन। बोले बता कौन कौन सी है? तो पहली कंडीशन, क्या तुम्हारे पास हाउस प्रॉपर्टी है? विशाल बोलता है हाँ बिल्कुल, देखो ये हाउस प्रॉपर्टी है, उसी से ये पैसे आए हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब लैंड प्लस बिल्डिंग? बोलता है हाँ लैंड प्लस बिल्डिंग बिल्कुल है। तो चलो पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त, क्या तुम इसके ओनर हो? आर यू द ओनर ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी?
अब ओनर में एक्चुअल, डीम्ड और डिस्प्यूटेड कोई भी चलेगा। तो हमने कहा हाँ मैं एक्चुअल ओनर हूं इस हाउस प्रॉपर्टी। चलिए कंडीशन नंबर 2 भी पूरी हो गई। कंडीशन नंबर 3 कहता है आपको ये हाउस प्रॉपर्टी अपने खुद के बिजनेस एंड प्रोफेशन में इस्तेमाल नहीं करनी है। क्या आप इसको अपने खुद के बिजनेस एंड प्रोफेशन में इस्तेमाल कर रहे थे क्या? अब मेरा जवाब है नहीं सर, नहीं कर रहा था। तो अच्छी बात है, तीनों कंडीशन पूरी हो गई। जाइए अब आप इस पैसे को इस हेड में एंटर करवा दीजिए। अब समझ रहे हैं, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये कैसे होगा कि भाई ये हाउस प्रॉपर्टी को मैं अपने बिजनेस प्रोफेशन में भी इस्तेमाल कर रहा हूं? तो मैं आपको समझाता हूं कैसे। विशाल कहता है अगर हाँ सर ये प्रॉपर्टी को तो मैं अपने हाउस प्रोफेशन सॉरी अपने खुद के बिजनेस प्रोफेशन में भी इस्तेमाल करता हूं, करते हो, तो फिर ये 15,000 की रेंटल इनकम को आप इस हेड में नहीं लेके आ सकते। अब समझना कैसे हुआ ये। विशाल कहता है कि देखो सर मेरी क्लास सुबह 7 से लेके 11 बजे तक चलती है, फिर शाम को 5 से लेके 8 बजे तक चलती है, क्योंकि बीच में 11 से 5 में मेरे खुद के प्रैक्टिसिंग भी करता हूं, तो मेरा ऑफिस में बिजी रहता हूं। तो 7 से 11 और फिर उसके बाद शाम को 5 से 8। अब 11 से 5 मेरी क्लास खाली पड़ी रहती। तो मेरे पास एक साइंस एकेडमी का कोई प्रोफेसर आया और बोला कि सर मुझे दिन में 4 घंटे के लिए आपकी क्लास चाहिए, 12 से 4। मैंने कहा ठीक है, उस समय मेरी क्लासेस खाली पड़ी रहती है, तो आप मेरी क्लासरूम पूरा यूज कर सकते हो। वो देखता है कि यार सारी सुविधा मिल जाएगी, कोई झंझट ही नहीं है, 4 घंटे रोज के यूज करने हैं, तो उस हिसाब से वो मुझे महीने के 15,000 रुपये देता है। मैंने उसको वो क्लासरूम दे दी। अब ध्यान से समझना, मैंने वो क्लासरूम दे दी, अब मंथ एंड में वो मुझे 15,000 रुपये देता है। अब ये वही क्लासरूम है जहां पे मैं अपना खुद का बिजनेस एंड प्रोफेशन भी चलाता हूँ। मतलब ये क्लासरूम के अंदर मैं मेरी खुद की क्लासेस भी चलाता हूँ, सुबह 7 से 11 और शाम को 5 से 8। और उसी प्रोमाइसेस का जब समय आइडल पड़ा रहता है, तो उस आइडल समय में मैं किसी और को किराए पे देता हूं और वहां से मुझे इनकम जनरेट हो। तो अब कंडीशन जब देखी जा रही है, तो पहली कंडीशन देखी जा रही है कि आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने कहा है। आप उसके ओनर है, मैंने कहा हूं। और तीसरा, आप अपने खुद के बिजनेस प्रोफेशन में इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, मैंने कहा कर रहा हूं। ये प्रॉपर्टी को मैं सुबह 7 से 11 और शाम को 5 से 8 डेली यूज करता हूं अपने बिजनेस प्रोफेशन में, क्योंकि ये टीचिंग भी मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन है, प्रैक्टिस भी है और ये भी है। तो मैं मेरे खुद के बिजनेस प्रोफेशन में इस्तेमाल करता हूं। करते हो तो फिर ये जो रेंटल इनकम है, ये जो रेंटल इनकम है इस हेड में नहीं आ सकती, इस हेड में नहीं आ सकती। क्या ये बात समझ में आई? तो इस तरह की अगर चीजें, तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको जो रेंटल इनकम मिल रही है वो उसी हाउस प्रॉपर्टी से मिल रही है, उस हाउस प्रॉपर्टी को आप अपने खुद के बिजनेस प्रोफेशन में भी इस्तेमाल कर रहे हो। तो उस हाउस प्रॉपर्टी को जब अपने खुद के बिजनेस प्रोफेशन में इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर ऐसे केस में वो रेंटल इनकम यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में एंटर नहीं करेगी। तो यहाँ पे वही रेंटल इनकम यहाँ पे एंटर करेगी जिसके आप, जो हाउस प्रॉपर्टी है जिसके आप ओनर हैं, और उस हाउस प्रॉपर्टी को आप अपने खुद के बिजनेस प्रोफेशन में इस्तेमाल नहीं करते। बताएं। अब देखो मैं इसके आगे और बढ़ने वाला हूं, लेकिन क्या जो मैंने अभी तक यहाँ समझाया पॉइंट नंबर 3 में, क्या वो क्लियर है? पहले मुझे ये बताएं आप लोग। यस, फटाफट टाइप करके बताएं कि क्या ये यहां तक क्लियर आप सबको? ओके, ओके दिव्या, ओके अर्णव, वरदान, प्रियंका, फाइन। आई होप सबको ये बात क्लियर हो रही होगी। चलिए अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये तो हो गया। अब इसके बाद की बात क्या है, जरा उस चीज को भी ध्यान से समझना। अब मैं यहाँ पे कुछ नोट समझाने जा रहा हूं। अब वो नोटिंग वाला पार्ट है, उसको ध्यान से समझना। यह इनकम, अब जरा ध्यान से समझना, यह इनकम शुड बी प्योरली फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी। ये नोटिंग के फॉर्म में समझा रहा हूँ। नोट मतलब क्योंकि चार्जेबिलिटी सेक्शन ने तो अपना काम खत्म किया, लेकिन जो उसका पूरा इंटरप्रिटेशन निकल के आता है वो मैं आपको नोट के थ्रू, नोटिंग के थ्रू आपको और क्लियर करूंगा। Your income should be purely from house property। प्योरली फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से होनी चाहिए एंड नॉट फ्रॉम एनी अदर थिंग। बेसिकली समझाता हूँ उसके बारे में, अभी पूरा एक चार्ट बनेगा यहाँ पे, फिर आप समझ। अच्छा, मैं आपको जैसे ये जो थर्ड पॉइंट है ना, हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय एसएससी फॉर हिज ओन बिजनेस प्रोफेशन, मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और अच्छा क्लियर होगा। मैंने क्या किया, मैंने एक बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग को होटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया, मतलब बेसिकली एक होटल बिल्डिंग बनाई। अब उसमें रूम्स भी हैं, सब कुछ है। कस्टमर आते हैं, मतलब जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो हमारी होटल में आते हैं, रूम्स लेते हैं और 2-4 दिन जो भी रुकना है वो रुकते हैं और उसका चार्जेस पे करके चले जाते हैं। तो अब देखिए, अब मैं अगर 22 के, अगर मेरे को उस होटल से महीने के 2 लाख रुपए की अर्निंग होती है रूम किराए पे देने से, होटल वाले को होती है, तो मैं वो 2 लाख रुपए जब 22 के पास लेके गया हाउस प्रॉपर्टी हेड के बाहर, तो पहली शर्त वो मुझे पूछता है कि क्या हाउस प्रॉपर्टी है। तो मैंने क्या बोला, हाँ लैंड प्लस बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनी ना ऊपर, तो लैंड प्लस बिल्डिंग तो है। क्या आप उसके ओनर हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, उस बिल्डिंग को मैंने बनाया, मैं उसको यूज करता हूँ। तीसरा, क्या आप इसको अपने बिजनेस प्रोफेशन में इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे वो आदमी फंस जाएगा, बोलेगा हाँ मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि होटल उसका बिजनेस है और वो उस बिजनेस में ही तो काम में ले रहा है उस बिल्डिंग। ध्यान से समझ रहे हैं मेरी बात को। थर्ड पॉइंट कहता है कि क्या आप अपने बिजनेस प्रोफेशन में इस प्रॉपर्टी को यूज में लेते हैं? क्या आंसर आएगा यस। तो फिर ये 2 लाख रुपए की रेंटल इनकम आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं लेके आ सकते। और आंसर आया नो, नहीं मैं इसको बिजनेस में प्रोफेशन में काम में नहीं लेता, तो फिर डेफिनेटली कहा जाएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड। तो ये जो होटल से होने वाली इनकम है, गेस्ट रूम गेस्ट हाउस जो होते हैं उससे होने वाली इनकम, ये जब बंदा कोई चलाता है, कोई बंदा जब गेस्ट हाउस चलाता है, पीजी चलाता है, या बेसिकली यूं मान लो होटल चलाता है, तो ये उसका बिजनेस होता है और वो अपनी इस प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस में काम में ले रहा है, उसी से वो पैसे कमा रहा है। तो ये हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में नहीं जाएगा, ये उसके बिजनेस इनकम में जाएगा। वो एक अलग बात हम पढ़ेंगे बिजनेस हेड में, पर हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आ सकता। क्लियर है ये बात? ओके। अब देखिए, अब जब मैं कह रहा हूं कि इनकम शुड बी प्योरली फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो यहां पे मैं एक टॉपिक समझाने जा रहा हूं आपको। इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज देना चाहिए आप सभी को, और इसका नाम है कंपोसाइट रेंट। अब ये कंपोसाइट रेंट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। और ये चार्जेबिलिटी सेक्शन के साथ पढ़ना इसलिए जरूरी क्योंकि जब ये टॉपिक चल रहा होता है और यहीं पे चीजें क्लियर हो गई तो आगे न्यूमेरिकल्स में कभी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पे कंपोसाइट रेंट कहता है व्हेन two types of rent is mixed with each other। टू टाइप्स ऑफ रेंट इज मिक्स्ड विथ ईच अदर, तो उसको हम बोलते हैं कंपोसाइट रेंट। मतलब एक फ्लैट है, फ्लैट का किराया है, लेकिन फ्लैट में बहुत सारा फर्नीचर भी है, तो फर्नीचर का भी किराया है। तो यहाँ पे फर्नीचर का रेंट प्लस फ्लैट का रेंट, जिसको हम बोलते हैं फर्निश फ्लैट, फर्निश फ्लैट का रेंट आता है। तो फर्निश फ्लैट का जब रेंट चार्ज किया जाता है तो वो सिर्फ फ्लैट का नहीं होता, वो उन फर्नीचर का भी तो होता है। तो यहाँ पे दो तरह के रेंट मिक्स हो गए, इसको हम क्या बोलेंगे? कंपोसाइट रेंट। क्या बोलेंगे? कंपोसाइट रेंट। अब ये मैं कंपोजिट रेंट इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि अभी जो मैंने ऊपर नोटिंग का पॉइंट पढ़ाया, मैंने क्या कहा कि अगर आपको इस हेड में आना है तो इनकम शुड बी प्योरली फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्योरली फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो प्योरली जब हाउस प्रॉपर्टी से जब इनकम आती है तो ये हेड आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही कंपोसाइट हो जाता है तो क्या करेंगे? जब दो रेंट मिक्स हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो यहां पे देखो चार्ट क्या कहता है, कंपोजिट व्हेन टू रेंट मिक्स्ड विथ ईच अदर, तो उसको हम बोलेंगे इज कॉल्ड कंपोसाइट रेंट, is called composite rent। अब इसकी टैक्सेबिलिटी के लिए हमें क्या करना होगा? तो टैक्सेबिलिटी करने के लिए आपको एक चीज देखनी है। अब क्या करना है? सेग्रीगेट द रेंट, सेग्रीगेट द रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर आइटम। जो अदर आइटम का है उन दोनों को रेंट को सेग्रीगेट कर दो। और दूसरा कहता है सच सेग्रीगेशन इज नॉट पॉसिबल।
मतलब ध्यान से समझना क्या कह रहा है ये। जस्ट अब देखिए क्या हुआ, टैक्सेबिलिटी के लिए कहता है कि आपको टैक्सेबिलिटी करना है तो आपको क्या करना है, सेग्रीगेट करना है रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर आइटम, जैसे फ्लैट का रेंट प्लस फर्नीचर का रेंट आपको अलग अलग सेग्रीगेट करना है। तो ये कहता है सच सेग्रीगेशन इज नॉट पॉसिबल, और ये कहता है सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो अब सेग्रीगेशन जब नहीं पॉसिबल है, मतलब एक मकान मालिक बोलता है देखो मेरा ये फ्लैट है जिसका रेंट है 15,000 रुपए, लेकिन इसमें सारा फर्नीचर है, सब कुछ है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो उसका 10,000 का रेंट एक्स्ट्रा है, टोटल आपको 25,000 रुपए इस फर्निश्ड फ्लैट का रेंट देना होगा। अब वो मकान मालिक ने तो 25,000 बोल दिया, अब वो किराएदार बोलता है कि सर मुझे ये फर्नीचर वगैरह नहीं चाहिए, आप या इन दोनों के रेंट को सेग्रीगेट कर दो, चलो जो भी, पर इन दोनों रेंट को सेग्रीगेट करो। तो एक तो होता है कि सर देखो 15,000 फ्लैट का, 10,000 फर्नीचर का, तो रेंट सेग्रीगेट हो गया। और एक कहता नहीं रेंट सेग्रीगेट नहीं हो सकता। तो सेग्रीगेशन पॉसिबल है कि नहीं है, सेग्रीगेशन किसका, रेंट का। तो यहाँ पे बेसिकली सेग्रीगेशन देखना है, सेग्रीगेशन ऑफ रेंट इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे एंटायर रेंट cannot be taxable under head house property. देखिए इनकम टैक्स ने साफ बोला है कि हमें प्योरली हाउस प्रॉपर्टी का रेंट चाहिए, और आपके रेंट में हाउस प्रॉपर्टी प्लस फर्नीचर का रेंट मिक्स है, तो उसने कहा सेग्रीगेट करो। वो कहते नहीं सेग्रीगेट नहीं कर सकते, जब आप रेंट को सेग्रीगेट नहीं कर सकते तो ये रेंट पूरा के पूरा रेंट हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगा। तो ये 25,000 रुपए कहां जाएगा वो एक अलग बात है, पर इस हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगा। अब देखिए, अब सेग्रीगेशन तो पॉसिबल हो गया। अब जब सेग्रीगेशन पॉसिबल है तो फिर अब यहां पे क्या करना होगा, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड रेंट ऑफ अदर आइटम, जो भी अदर आइटम है, तो ये तो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर हेड अदर सोर्सेस ऑफ बिजनेस पब्लिक प्रोफेशन। ये डिपेंड करेगा, ये हम आगे देखेंगे, पर फिलहाल टैक्सेबिलिटी यहां पे आएगी, और रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में कहेंगे टैक्सेबल अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए जब आप रेंट सेग्रीगेट कर सकते हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप हाउस प्रॉपर्टी का रेंट यहाँ पे लेके जाओ हाउस प्रॉपर्टी हेड में, और बाकी फर्नीचर का रेंट आप या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में या बिजनेस एंड प्रोफेशन में, ये आपको उन दोनों चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उन दोनों में जाने की गुंजाइश है, पर हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं आ सकता। 25,000 का जो रेंट था उसमें 15,000 जो फ्लैट का था वो तो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, बाकी 10,000 रुपए कहीं और जाएगा। अब इसमें एक बात और आपको ध्यान से समझनी, क्या समझनी है वो देखिए, इन दोनों को मैं कनेक्ट करके बताता हूँ। Sometime rent amount is segregated, but actual segregation is not possible. अब देखिए ये क्या चीज है, मैं आपको समझाता हूं। अब मकान मालिक ने बोला देखो फर्नीचर के तो 15,000 रुपए हो गए, सॉरी फर्नीचर मकान के तो 15,000 रुपए हो गए, फर्नीचर के 10,000 रुपए हो गए, तो 25,000 आपको रेंट देना है। अब मकान मालिक ने तो ये ऑफर दे दिया, रेंट वाला जो किराएदार है वो कहता है कि सर एक काम करो, आप फर्नीचर हटा दो, आप फर्नीचर हटा दो। क्या कह रहा है, फर्नीचर हटा दो, मुझे सिर्फ फ्लैट दे दो 15,000 रुपए। तो अब वो कहता है कि ये सेग्रीगेशन नहीं हो सकता कि मैं ये फर्नीचर निकाल दूं, या फिर आप एक काम करो सर टीवी फ्रिज वगैरह निकाल दो और उसके 2-3 हज़ार रुपए कम कर दो। तो जब सेग्रीगेशन ही पॉसिबल नहीं है, अब रेंट तो सेग्रीटेबल है पर सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है कि मैं फर्नीचर को निकाल दूं और बाकी सब चीजों को रहने दूं,
फ्लैट को रहने दो और बाकी फर्नीचर सारा निकाल दो, ये सेग्रीगेशन नहीं हो सकता, तो फिर मतलब क्या? तो कोई सेंस नहीं बनेगा। तो अगेन ये सारा जो अमाउंट है, ये अमाउंट कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? तो देन सच रेंट इज टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी या फिर अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में वहां टैक्स हो जाएगा, यहाँ नहीं। अब ये बात समझनी है, देखो सिर्फ आपने अमाउंट को सेग्रीगेट कर दिया, लेकिन हकीकत में जब सेग्रीगेशन की बारी आई तो वो सेग्रीगेशन तो हो ही नहीं सकता, तो फिर फायदा क्या निकलेगा? तो अगेन फिर वो पूरे रेंट को हमें कहाँ लेके जाना होगा? दैट इज या तो पीजीबी यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब नेक्स्ट क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल लेके और समझाता हूँ। मैं जब एक मकान मालिक के पास गया तो मकान मालिक को मैंने बोला कि मकान मालिक मुझे फ्लैट चाहिए। उसने बोला देखो फ्लैट 25,000 रुपए का है, 15,000 का तो मकान है और 10,000 का फर्नीचर है। अब ये सेग्रीगेशन करके अमाउंट मुझे बता रहा है। मैंने कहा कि सर आप एक काम करो, फर्नीचर को हटा दो। बोलता नहीं फर्नीचर तो नहीं हटेगा, जाएगा तो पूरा ही जाएगा 25,000। समझना अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया। तो फिर फायदा क्या निकला? आपने रेंट अमाउंट भले अलग अलग कर दिया, फायदा क्या? जाएगा तो पूरा साथ में, तो वो कंपोसाइट ही आएगा, ठीक है। फर्नीचर तो अलग निकलना नहीं है, तो फिर वो इस साइड में कभी टैक्सेबल हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर अमाउंट सेग्रेटेबल है जनरली, और फर्नीचर भी सेग्रेटेबल है कि आप चाहो तो जितना निकालना हो निकाल सकते हो, तो फिर प्योरली इसको 15,000 को तो हम हाउस में डालेंगे और 10,000 जो फर्नीचर का है हम लोग उसको वहां डाल देंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से समझना कि नहीं आप, मैंने उसको बोला कि भैया ये फ्लैट कितने का? बोले 25,000 रुपए का। इसमें मकान का भी आ गया और फर्नीचर का भी आ गया। मैंने कहा सर एक काम करो, फर्नीचर का हटा दो, मुझे फर्नीचर नहीं चाहिए। अभी तक उसने ये नहीं बताया, ध्यान से सुनना, अभी तक उसने ये नहीं बताया कि फर्नीचर का कितना रेंट और मकान का कितना। उसने डायरेक्ट बोल दिया सर 25,000 में पूरा फ्लैट मिलेगा। तो मैंने कहा मुझे फर्नीचर की जरूरत नहीं है, फर्नीचर हटा दो। बोलता है हाँ फर्नीचर हटाना हो तो हटा भी सकते हैं। तो फर्नीचर हटा दिया। अब फर्नीचर हटा दिया, मैंने कहा अब बताओ अब कितने का? बोले रेंट तो वही रहेगा 25,000। रेंट सेग्रेटेबल नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि रेंट का अमाउंट, फर्नीचर का कितना, मकान का कितना, वो नहीं हो सकता, वो सेग्रीगेशन हमने रखा ही नहीं है। हाँ आपको एसी नहीं चाहिए निकाल देंगे, आपको अलमारी नहीं चाहिए निकाल देंगे, आपको बेड नहीं चाहिए निकाल देंगे, रेंट तो 25,000 रुपए लगेगा, रेंट तो 25,000 रुपए ही लगने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यही वो चीज होगी। हमने जब कहा ना टैक्सेबिलिटी, तो सच सेग्रीगेशन इज नॉट पॉसिबल। तो हमें यहाँ पे जो रेंट का सेग्रीगेशन हम करते हैं, रेंट का सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेट द रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर आइटम, तो कहता है ये सेग्रीगेशन हो रहा है, यहाँ पे सेग्रीगेशन इज नॉट पॉसिबल। तो सच सेग्रीगेशन इज नॉट पॉसिबल, तो फिर आपको यहीं पे क्या करना होगा? एंटायर रेंट कैन नॉट बी टैक्सेबल ईयर। तो रेंट कैन नॉट बी टैक्सेबल ईयर, ये इट कैन बी टैक्स अंडर हेड पीजीपीपी या फिर अदर सोर्सेस। और एग्जांपल लेता हूं, आप पढ़ाई करने के लिए किसी दूसरे शहर में गए और वहां पे आप किसी पीजी में रहते हैं। पीजी में आपको रहने के लिए कमरा मिलता है और आपको खाने पीने के तीनों टाइम का खाना मिलता है और दूसरी सुविधा भी मिलती है। पीजी वाला बोलता है महीने के 10,000 रुपए लगेंगे। अब पीजी का जो ओनर है 10,000 रुपए जब उसके हाथ में आएंगे, तो हमने पूछा कि बताओ ये कौन सा रेंट है, तो वो डेफिनेटली बोलेगा ये सिर्फ मकान का रेंट नहीं, मकान के अलावा दूसरी सुविधा का भी रेंट है, यानी ये कंपोजिट रेंट। अब कंपोजिट रेंट को कैसे टैक्सेबल करेंगे? तो हमने बोला कि बताओ कि इसमें 10,000 में सेग्रीगेशन हो सकता है क्या? बोले हाँ, मकान का 4,000 रुपए, बाकी 6,000 खाने पीने और सुविधा का है, तो सेग्रीगेशन तो है, सेग्रीगेशन ऑफ रेंट इज पॉसिबल। ठीक है, तो कायदे से हम क्या देखते हैं? सच्चा सेग्रीगेशन ऑफ रेंट पॉसिबल है, तो एक काम करो 6,000 रुपए तो आप हाउस में डाल दो और बाकी 4,000 सुविधा का है, उस सॉरी 4,000 हाउस प्रॉपर्टी का है तो उसमें डाल दो, बाकी 6,000 सुविधा का है वो उसमें डाल दो। लेकिन दोनों को कनेक्ट करने के बाद हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि रेंट अमाउंट इज सेग्रीगेटेबल बट एक्चुअल सेग्रीगेशन इज पॉसिबल और नॉट। तो कहता है एक्चुअल सेग्रीगेशन नॉट पॉसिबल, एक्चुअल सेग्रीगेशन तो पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर कोई पीजी का जो स्टूडेंट है वो बोलता है कि सर मकान का 4,000 है वो तो रहने दो, और 3 टाइम का जो खाना है उसमें से 2 टाइम का खाना निकाल दो, या खाना पीना ही निकाल दो, मुझे खाना पीना यहाँ सेट नहीं होगा। ठीक है, तो अब बताओ कितना होगा रेंट? तो कहता है नहीं, खाना पीना अगर हटाओ या नहीं हटाओ रेंट तो 10,000 रुपये ही रहेगा। तो मुझे बताओ कि आपने आपने यहाँ पे सॉरी जब ये बात करी सेग्रीगेशन की, तो वो सेग्रीगेशन करने को तैयार है कि हाँ मैं ये सब अमाउंट निकाल दूंगा, ये सारी सुविधाएं निकाल दूंगा, लेकिन सेग्रीगेशन तो नहीं हो सकता। रेंट के अमाउंट में कोई सेग्रीगेशन, फिर फायदा क्या निकला? तो वो पूरा ही अमाउंट कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? आपका पूरा अमाउंट आपका 10,000 के 10,000 जो मिलेगा वो हाउस में हेड में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्योरली कंपोसाइट ही रहने वाला है।
और जब कंपोसाइट ही रहेगा तो फिर ऐसे केस में यहाँ पे टैक्सेबल नहीं बनेगा। तो कुल मिला के आपको अगर सिंपल वे में समझना है तो एक ही बात है कि आप जो भी रेंट हाउस प्रॉपर्टी में लेके आ रहे हो वो प्योरली 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 हाउस प्रॉपर्टी होगी। उसके साथ अगर किसी और तरह का रेंट मिक्स हो गया तो वो कंपोसाइट हो गया है। और कंपोसाइट रेंट को यहाँ लाने की गलती मत करना तब तक जब तक वो रेंट सेग्रीटेबल नहीं। रेंट सेग्रीटेबल है और एक्चुअल सेग्रीगेशन भी पॉसिबल है तो फिर आप इस हेड में लेके आ जाओ। रेंट सेग्रीटेबल है पर एक्चुअली सेग्रीटेबल नहीं है तो फिर फायदा क्या। तो रेंट भी सेग्रीटेबल होना चाहिए और हकीकत में वो सुविधाएं भी सेग्रीटेबल हो तो काम का, वरना कोई काम का नहीं। ये उसका निष्कर्ष था जो हमने पढ़ा अभी तक। बताएं क्या कंपोसाइट रेंट वाला टॉपिक क्लियर हो गया आप लोगों को? इज कंपोसाइट रेंट क्लियर टू एवरीवन? बताएं फास्ट। मैं आप लोग के आंसर का वेट कर रहा हूं। बताएं फटाफट कंपोसाइट रेंट वाला टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हुआ क्या? ओके प्रियंका, निशांत, वर्धन, दिव्या, एक बार वापस बता दो। चलिए कोशिश करता हूँ अलग तरीके से समझाऊं इसको मैं। और किसी को कोई डाउट? देखिए दिव्या ध्यान से सुनना। इनकम टैक्स में जब सेक्शन 22 की कंडीशन डाली गई तो उसमें 3 बातें लिखी गई जो आपने देखी। अब वो तीनों का निष्कर्ष निकल के ये निकल के आता है कि इस हाउस प्रॉपर्टी हेड में अगर कोई इनकम जाएगी तो वो प्योरली हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम होगी। पर प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ऐसा देखने को भी मिलता है कि हाउस प्रॉपर्टी के साथ कुछ दूसरी इनकम भी मिक्स हो जाती है। बहुत नॉर्मल है। जैसे अभी मैंने कहा कि मैंने फ्लैट या मेरा घर किसी को किराए पे देता हूँ, कुछ फर्नीचर था तो मैं चाहूंगा कि मुझे सिर्फ खाली घर के अलावा जो फर्नीचर है उसका भी रेंट मिले। अब आपका एक घर है जो फुल फर्निश है और दूसरा एक घर है बिल्कुल खाली घर है और खाली घर वाला डिमांड करता है 15,000 रुपये और आप जब किसी को किराए पे दोगे तो आप 15,000 डिमांड थोड़ी करोगे, आप तो ज्यादा ही मांगोगे क्योंकि आपके घर में से दूसरे फर्नीचर भी है। तो आप जब मतलब आपके हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कुछ दूसरा अमाउंट भी चार्ज करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आप दूसरी सुविधाएं दे रहे हो तो आपके उस रेंट में हाउस प्रॉपर्टी का रेंट और दूसरी सुविधाओं का रेंट, सुविधा यानी सारी फैसिलिटीज जो आप दे रहे हो वो रेंट भी शामिल हो गया, यानी 2 तरह के रेंट मिक्स हो गए। तो ऐसे रेंट को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट रेंट। और हमें पता है कि कंपोजिट रेंट तो कभी भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाएगा, उसको सेग्रीगेट करना होगा और सेग्रीगेट करके जो प्योरली हाउस प्रॉपर्टी का रेंट होगा वही जाएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड। तो जब कंपोजिट रेंट हमारे हाथ में आता है हमें सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहिए कि ये कंपोजिट रेंट का 2 सेग्रीगेशन हो सकता है क्या? हाउस प्रॉपर्टी कितना और बाकी सुविधा का कितना? उसने बोला नहीं नहीं हो सकता। तो जब हो ही नहीं सकता तो कंपोजिट रेंट ही रहेगा, वो सेग्रीगेशन तो होगा ही नहीं, वो कंपोजिट के कंपोजिट ही रहेगा। तो उसका मतलब फिर तो वो रेंट कभी भी हाउस प्रॉपर्टी रेंट में नहीं आएगा, वो कहीं और ही जाएगा। तो ये वाला टॉपिक वो है, जब सेग्रीगेशन ही पॉसिबल नहीं है तो फिर तो हाउस प्रॉपर्टी हेड भूल जाओ। लेकिन वो कहते हैं नहीं सेग्रीगेशन पॉसिबल है तो एक बात क्लियर हो गई, जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट होगा वो हाउस प्रॉपर्टी में और बाकी सुविधा को जो रेंट है वो किसी और हेड में जाएगा। चलिए, लेकिन हमने एक चीज और टेस्ट करी कि चलो आपने रेंट तो अलग अलग कर दिया, तो रेंट अलग अलग करने के साथ साथ में ये भी पूछना चाहिए कि अगर कोई बंदा वाकई में ये बोले कि सर 15,000 फर्नीचर का, सॉरी 25,000 मकान का किराया है जिसमें 15,000 मकान का और 10,000 फर्नीचर का है, तो आप एक काम करो मुझे फर्नीचर नहीं चाहिए, 10,000 वो हटा दो और सिर्फ 15,000 चार्ज करो। और वो ये मकान मालिक करने को तैयार है, मतलब रेंट तो सेग्रीगेट उसने कर ही दिया था कि मकान का इतना फर्नीचर का इतना, और एक्चुअली वो फर्नीचर भी सेग्रीगेट होना
कंफर्टेबल है, वो हो पाएगा, वो हो सकता है। ऐसा भी अगर कोई लेना चाहे तो वो देने को तैयार है मकान मालिक कि हाँ अगर तुझे फर्निश नहीं चाहिए तो मैं फर्नीचर हटा देता हूँ और 10,000 कम कर दूंगा और 15,000 ही तू मुझे देना। तो रेंट भी सेक्रेटेबल है, रेंट तो है ही, और वो सारी सुविधा भी सेक्रेटेबल है। तो फिर कहाँ दिक्कत है? फिर तो आपको 15,000 हाउस हेड में लेके जाना चाहिए और 10,000 रुपए किसी और जगह पे। लेकिन आप उसको कहते हो कि नहीं सर मैं सेग्रीगेट तो कर दूंगा, फर्नीचर निकाल दूंगा आपके कहने पे, पर आप चाहोगे कि मैं सिर्फ मकान का 15,000 लूं? नहीं, रेंट तो पूरे 25,000 ही चार्ज होंगे। आपको चाहिए तो ठीक, नहीं चाहिए तो फिर रेंट तो पूरा 25,000 ही चार्ज होगा। तो अब यहां पे क्या हुआ कि सामान और सुविधा सेग्रीटेबल है पर रेंट तो सेग्रीटेबल ही नहीं। तो वापस आप फर्स्ट वाले केस में आ गए कि रेंट इज नॉट सेग्रीटेबल, वो तो 25 के 25 ही लगेगा। तो मतलब ही क्या निकला? फिर तो सेंस ही क्या निकला सेग्रीगेट करने के बाद भी। और दूसरा होता है कि सर जैसे यहाँ पे कि आपका जो मकान है, अब मकान में मैं फर्नीचर निकाल दूंगा, मैं फर्नीचर निकालने को तैयार हूँ, आपको अनफर्निश दे दूंगा। लेकिन जो रेंट है ना, वो रेंट 25,000 रुपये फर्नीचर के समेत था, पर मुझे अब ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं फर्नीचर का कितना लूँ और मकान का कितना लूँ। तो जो मैंने 25,000 अमाउंट तय कर रखा है वो 25 के 25 ही रहने वाला है। समझ में आया? तो कई बार ऐसा होता है कि 25,000 का रेंट वो सेग्रीटेबल होता है लेकिन एक्चुअली मकान सेग्रीटेबल नहीं, फायदा कुछ नहीं। अब रेंट भी सेग्रीटेबल है और मकान भी सेग्रीटेबल है कि हाँ फर्नीचर वाला हिस्सा अलग निकल जाएगा, बाकी मकान अलग। तो हमें फिर जो हाउस पुटी का रेंट है वो हाउस पुट में डालना है, बाकी का रेंट बाकी जगह पे डालना है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया दिव्या? और अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक काम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा आप उसको रिवाइंड करके वापस एक बार देख लीजिएगा, तो आपको शायद थोड़ा और बेटर समझ में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक, दैट इज कंडीशन नंबर 3। यहाँ तक तो पूरा हो गया, कंपोजिट रेंट तक। ठीक है, अब मैं आपको लिखने का वो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको पूरा कॉपी कर सकते हैं आप घर पे आराम से। चलिए, यहाँ से तो ये वाला तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, 22 से आप देखिए, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, सेक्शन 22, और कंडीशन में पहली कंडीशन तो दिखाई दे रही है, तो वहां तक तो आप कॉपी कर सकते हैं। सेक्शन 22 चार्ज सेक्शन और उसकी कंडीशंस क्या है, कि पहली कंडीशंस आप देख सकते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, अब आइए कंडीशन नंबर 2 की तरफ। कंडीशन नंबर 2, इसको कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग एक बार। ओके, फिर आते हैं कंडीशन नंबर 3 की तरफ। कंडीशन नंबर 3, सब स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आते हैं कंपोजिट रेंट पे। अब कंपोजिट रेंट पे ये वाला जितना पोर्शन दिखाई दे रहा है वहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखिए इसके बाद आगे ये लास्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग उसको यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हमारा सेक्शन 22 चार्ज सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हमें कोई इनकम यहाँ पे ले जानी है हाउस पुटी हेड में, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये तीनों कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, और हाउस प्रॉपर्टी होने का मतलब लैंड प्लस बिल्डिंग होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि एसएससी इसका ओनर होना चाहिए, जरूरी है, या तो वो एक्चुअल ओनर हो, या वो डीम्ड ओनर हो, या डिस्प्यूटेड ओनर हो। ठीक है,
तीसरा पॉइंट कि ये हाउस प्रॉपर्टी को आपने आपके खुद के बिजनेस प्रोफेशन में इस्तेमाल नहीं किया है। और लास्ट नोटिंग जो था कि कंपोजिट रेंट को कैसे टैकल करोगे वो भी मैंने आपको बता दी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। अब रही बात डिस्प्यूटेड और डीम्ड ओनरशिप की, तो हम लोग कल की क्लास में उसको पूरा डिटेल में लेंगे कि दैट इज डीम्ड ओनरशिप में क्या क्या चीज़ें कवर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज एक बार हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द डे।